अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। नावल के लास्ट पार्ट के साथ हम हाजिर हैं और कल को ही आपको वीडियो मिल जाएगी, यानी कि आई थिंक 26 सितंबर को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि लास्ट पार्ट ही हो, इस वजह से एक दिन लग जाएगा। नावल का रीड आउट करते हैं बगैर किसी देरी के, जल्दी जल्दी में, ताकि जल्दी जल्दी हम पार्ट को कंप्लीट करें और अपने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो हमें तैयार करनी है। फिर चलें रीड आउट करते हैं। मैंने कितनी बार समझाया है, मत जाया करो इस औरत के करीब मिनाल पुत्र, इसका दिमाग ख़राब है। तुम्हारा तो नहीं, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे साथ ये हाल करेगी। नहीं तो मैं घर से निकलने का सोचती नहीं, लेकिन इस रब का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। वो तो मानो मेरी पीछे ना आती तो वो पागल खुदा ना खास्ता तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ कर देती। वो इसके सर पर कोई घरेलू टोटका कर रही थी, जिसके बालों में कट वगैरह लगे हुए थे, और वो इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जो समीना बेगम ने कई जगह से काट दिए थे। वो इतने ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक वो कुछ ज़्यादा ही, कुछ सर पर जख्म भी हो गए थे। बख्ती अम्मा तो गुस्से और सदमे से पागल हो रही थी इसको छुड़वाते वक्त। कई खराशी और कैंचियों के निशान इसके भी हाथ पे लगे थे, लेकिन इन्हें परवाह अपनी नहीं थी, इसकी थी, जो इन्हें बहुत अच्छी और सादा देर लगती थी। बख्ती अम्मा मैं हर बार की तरह मजबूर हो गई थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो दोबारा से मेरे सर पर अटैक करेंगी। अगले मंथ इनके दिमाग के टेस्ट करवाने थे, जो कि बहुत ज़रूरी थे, और पता नहीं इनको कैंची कहाँ से मिल गई। वो मेडिकल की रिपोर्टें काटने लगी थी, साथ में मेडिकल कार्ड भी था। इन्हीं रिपोर्ट की बदौलत इनके अगले टेस्ट होने थे, वरना तो डॉक्टर इलाज से इनकार कर देते। डॉक्टर ने ज़रा सी बेहतियाती से इनकी जान जाने का खतरा बताया। मुझे इनकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है बख्ती अम्मा, वो आहिस्तगी से बता रही थी। तुझे ज़रा अक्ल नहीं है मिनाल, इन कागज़ के टुकड़ों के लिए तो अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगा रही थी। इसकी वजाहत सुनकर इसके बालों में गर्दिश करता हाथ रुक गया। वाकई अकल ख़त्म हो रही है बख्ती अम्मा, मैं खुद ख़त्म हो रही हूँ। मेरे अंदर से एहसास मरता जा रहा है, मेरी ज़िंदगी वीरान होती जा रही है। और अगर औरत होती ना तो मैं शायद कभी पलट कर इनको ना देखती, लेकिन वो माँ है मेरी, और इस बात का एहसास मुझे भी ना होता कि वो मेरी माँ है। मैं शायद अभी इससे बदतमीज़ी करती, इनको बुरा भला कहती, क्योंकि मैं शुरू से मगरूर और बदतमीज़ थी। लेकिन अब खुद ब खुद इस पागल माँ पर प्यार आ जाता है। मैं चाह कर भी इनसे नफरत नहीं कर पाती। पहले मैं इनको बहुत अजीब और जहनी मरीज़ा समझती थी। जिस दिन से खुद के अंदर से ममता का एहसास पलता महसूस हुआ है, इस दिन से इस पागल से माँ पे प्यार आता है कि कैसे इसने 9 माह पेट में रखा होगा और तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी। अब अपने अंदर यह एहसास आता है तो इस माँ की तकलीफ़ें याद आती हैं। मैं सोचती थी कि इस माँ ने कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने कभी इनसे प्यार लिया ही नहीं है। एक दफ़ा इनके गले में हाथ डालकर प्यार से एहसास जाती, कैसे ना इनको मुझसे प्यार होता। मुझे लगता था कि उन्होंने मेरे लिए क्या ही किया है, लेकिन अब पता चला उन्होंने सब कुछ तो मेरे लिए ही तो किया है, और क्या क्या नहीं किया। मेरे अंदर एहसास से कमतरी थी, तो क्या पता मेरी माँ की ज़िंदगी में भी एहसास से कमतरी होगी। ये बात कभी नहीं सोची थी, लेकिन वह खुद ब खुद ये सोचें आ जाती हैं। वो जिसने कसम खा रखी थी कि अब कभी किसी को अपना दर्द नहीं बताएगी, लेकिन अंदर के खालीपन ने इस खाली माँ के सामने दर्द खोल कर रख दिया था। 5 माह से तन्हाई का रोग इसे डस रहा था। उन्होंने इसको चारपाई पे बिठाकर अपने साथ लगा लिया, और ऐसा रोई कि फिर दोनों का ज़बर टूट गया था। आज एक खाली माँ अपने बेटे के गम में और एक हारी हुई बदनसीब बेटी आहो बका से रोई थी। इनको अपने 8 साल से महरूम बेटे का गम आंसू के जरिए निकाला था। इनका ये 8 साल पुराना ज़ख्म ऐसा ताज़ा हुआ जैसे अभी कल ही की बात हो। इनके सभी ज़ख्म हरे हो गए थे। फिर मिनाल ने ही इनको बड़ी मुश्किल से चुप करवाया था। बख्ती अम्मा मानो जो दरख्त पे लगे झूले पर बैठी झूले झूल रही थी, वो इनको रोता देखकर आकर चारपाई के पास खड़ी हो गई और बुरी तरह सहमी हुई थी। वो अपनी उंगलियों में मुंह दबाए सहमी सी इनको देख रही थी। मानो इधर आ। वो जो ज़रा सी चुप हुई तो मिनाल ने इसे अपने पास बुला लिया। क्या हुआ है? मिनाल ने इसकी रोती शक्ल देख कर कहा। बख्ती अम्मा क्यों रो रही हैं ना? ये कहते हुए इसके गालों पे भी आंसू लगे थे। पागल हो आप, ऐसे नहीं रोते। बख्ती अम्मा के तो सर में दर्द है ना? मिनाल ने इसका चेहरा साफ करके तसल्ली दी थी। क्या आपके सर में भी दर्द है ना? मानो ने पलकों के नीचे इसके आंसू देखे तो सवाल किया था। दर्द जब हद से बढ़े ना तो वो सर दर्द ही बन जाते हैं। वो वक्त दिल में ही सोच सकी। अना मेरी गुड़िया की शादी है ना, मुझे पाउडर और सुर्खी लगाए मैं लेकर आती हूँ। वो इसका हाथ हिलाकर इसको मुतवज्जा करती खुद भागी थी, और खुद कुछ देर बाद वो बाहर आई तो हाथ में बॉक्स उठाए इसके पास आई थी, जो कि काफ़ी पुराना था, और वो हर दूसरे तीसरे दिन उठाकर लाती और इसको तैयार करने का बोलती थी।
अब भी वो बाहर आई तो और इसके पास रख दिया था। बख्ती अम्मा बोझल दिल लिए अपने दुपट्टे से आंखों के किनारे साफ करती उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि फ़िलहाल इनको मानो की जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मिनाल इनको जाता देखती रही, फिर गहरी सांस भरती इनकी तरफ मतवज्जा हो गई। वो इसको तैयार करने लग पड़ी थी। इसके साथ रहकर तो वैसे भी मुस्कान मुँह पर आ जाती थी। अना सुर्खी भी लगाए ना, इसके बाल बनाए, फिर सुरमा और तिब्बत पाउडर लगाकर फारिग तो वो झटपट बोल उठी थी। मिनाल इसकी बात सुनती सुर्खी लगाने लग पड़ी थी। शीशा भी देखे ना। वो जब तैयार हो चुकी थी तो फिर शीशा देखने की जिद की, जैसे खुद को बिना देखे अपनी तैयारी अधूरी सी लगी थी। फिर ब्यूटी बैग से सुर्ख रंग के प्लास्टिक का शीशा निकाल कर खुद को देखा और फिर खुशी से उछलती शीशा इसके हाथ में थमाया था। अना मैं हलीमा को दिखा कर आती हूँ, वो ये कहती कलाबाजियाँ खाती उछलती कूदती निकलती चली गई। मिनाल जो इसका बैग समेटने लगी थी तो शीशे पर निगाह पड़ी थी। अपने बालों को देखती अज़ियत की लहर अपने अंदर दौड़ी थी। बेसाख्ता हसनाल का हर वक्त इसके बालों को सहलाना और प्यार का लिमिस देना याद आया। इसका दिल किया कि चीखे मार मार कर रोई। सितमगर को तो इन बालों से इश्क था। हसनाल एक बार देख लो ना अपनी भूरी बालों वाली का हाल। तुम्हें तो इनसे इश्क था ना। मैं मर रही हूँ। जुदाई का ये रोग, तन्हाई का ये जहर पल पल मेरा खून चूस रहा है। 5 माह से मैं हिजर की रातें तन्हा काट रही हूँ। तुम्हारा मेहरबान, तुम्हारा महसूस किए बगैर ही ऐसा लगता मर जाऊँ तो तुम शायद अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए होगे, लेकिन मेरा वक्त जैसे रुक ही गया है। तुम्हारी ही अपने अंदर पलती जान को महसूस करती हूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नाम का भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। मुझसे मोहब्बत नहीं तो रहम ही खाकर अपने पास रख लेते। शायद तुम्हारे बच्चे को जन्म देते देते मैं खुद ही फना हो जाऊं। और वो ये कहती फिर से रोने लगी। वो अपने बालों को देखती ज़िंदगी से रूठी रूठी बोलती फिर रोने लगी थी। मिनाल बख्ती अम्मा इसको खुद से बातें करते देखकर फिर से इसके पास आकर बैठ गई थी। क्या हुआ है, सर में दर्द तो नहीं हो रहा? उन्होंने इसका सर दबाया था। जब दिल में रखते हैं तमाम दर्द और जुदाई लिए मर जाऊंगी ना, इसे एक कॉल कर दीजिएगा बख्ती अम्मा कि वो मेरा आखिरी दीदार करने आ जाए। क्या पता मेरी बंद आंखें देखकर इसे रहम आ जाए, इसकी नफरत की आंच मद्दम पड़ जाए। इसे कहिएगा बख्ती अम्मा मिनाल बख्त को मौत ने नहीं बल्कि इसकी जुदाई ने मार डाला। वज़ियत की इंतहादों में खोती अपनी धुंधली हुई अक्स को देखे बिना बोली थी। अल्लाह ना करे, क्या ओल फोल बक रही हो? वो दहलती अपने सीने पर हाथ रखी थी। इसे कहिएगा कि नसीबों से हारी एक बेटी अपने माँ के गुनाहों को छुपाने और इसे बचाने के लिए इनकी गुनाहों को मिटाने के लिए खुद मिट गई। इसे कहिएगा वो माँ की बातों से मजबूर नहीं हुई थी बल्कि अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर हुई थी। इसे कहिएगा कि मैं खुद गर्ज औरत की बेटी ज़रूर थी, मगर मेरे अंदर भी तो कबीर बख्त की रगों का खून था, जिसने मेरे मोहब्बत निभाते निभाते और माफ़िया मांगते मांगते कब्र को अपना घर बना लिया था। इसे कहिएगा कि वो कह रही थी कि इसकी ज़िंदगी की एक गलती सज़ा बनी थी और दूसरी गलती गुनाह बनी थी। एक गलती हसद में की थी और दूसरी गलती मोहब्बत में की थी। इसे कहिएगा दूसरी गलती मुझे कब्र में उतार गई। अल्लाह ना करे वो आज सब कुछ भूल गई थी। वो इसके आंसू साफ करने लगी थी। बख्ती अम्मा इसे कहिएगा कि तुम्हारे भूरे बालों वाली बिल्ली तुम्हारी जुदाई और रोग बर्दाश्त करने की ताकत ना रख सकी और ज़िंदगी से मुंह फेर गई। इसे कहिएगा कि इसकी नफरत जीत की और इसे मोहब्बत करते करते वो इसकी नफरत जुदाई की सूरत में सहती सहती वो बदनसीब मौत को फर्ज समझ कर गले लगा गई। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुझे खबर होने तक। वो इनकी बात को नज़रअंदाज करती ढलती शाम की तरह जैसे खुद को अलविदा कह रही थी। वो तसल्ली का मज़ीद एक लफ्ज़ भी ना कह सकी थी। वो जानती थी कि वो लड़की दिल ही दिल में रोक रख कर मरे जा रही थी। अब वो मजीद चाचा के आने के इंतज़ार में थी कि वो किसी भी तरह इसके शोहर का पता लगवाना चाहती थी। उन्होंने इसका सर गोद में रख लिया था और इनके सारे काम करवाती थी। वो लड़की बहुत एहसासमंद थी। उन्होंने सच इसे बहुत मुश्किल से गुलवाया था। इसने आगे वो अपने शोहर से मिलना ही नहीं चाहती थी। शायद दिल में कैसा डर था, इन्हीं बातों में इसे पा लिया था। शोहर की तलाक के डर की वजह से निकल आई थी, जो इसको बच्चे की पैदाइश तक अपने नाम का हवाला रखना चाहता था, लेकिन वो अब सोचने लग पड़ी थी। वो इसको थपकती आखिर इसे सुकून की नींद सुलाती उठी और तकिया लाकर ठीक से लटाया ताकि इसे तकलीफ ना हो, और एक बड़ी सी चादर इसके ऊपर डाली ताकि वो सुकून से सोई रही। उन्होंने शुक्राने के नफल पड़े थे। अना मानो जैसे ही गेट के अंदर आई थी और वही मिनाल को बकाना शुरू हो गई। बख्ती अम्मा ने इसे पलट कर देखा, जैसे कि जिसके इसके पाँव में हाथों में टाफियाँ थी। वो तेज़ी से इसकी तरफ आई थी। इधर आओ मेरे साथ, हर वक्त इस बेचारी को तंग करती हो, 2 घड़ी सुकून से रहने दिया करो इसे। सारा दिन वो तुम्हारी फरमाइशों के पीछे लगी रहती है। अब अगर इसके पास भी नजर ना आई ना तो मैं जूती से मारूंगी, फिर ये नहीं देखूंगी कहाँ लगती है। ये तो वही फिक्र है ना जो बचपन में हमारी मदर से सुनने को हमें मिलता था। ये भी नहीं देखना कहाँ लगती है, और एक मार के नहीं 100 मार के एक गिननी है, और अगर रोई ना तो और बढ़नी है 2-4।
वो गुस्सा हुई और इसे पकड़ कर ले गई थी। उन्होंने एक आखिरी दफ़ा बंद कमरे को देखा जहाँ उन्होंने ताला लगाया हुआ था और फिर सुकून से मिनाल को झूले पर बिठाए खुद भैंस का दूध निकालने चली गई थी। अशनाल बहन को सोचकर परेशान रहने लगी थी क्योंकि 5 महीने से बहन का लापता होना तो परेशानी की बात थी। वैसे तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर भी सबकी ज़िंदगी में परेशानी थी। सगीर साहब ने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि वो माँ के साथ है, खुशी होगी, क्योंकि इसकी माँ ने ये सब उसी के लिए तो किया है। किसी घर में हंसी खुशी रह रही थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो जोजम? रुशनाल जो इसको सोचों में देखते हुए इसके पास चाह जमा था वो इसे अपने साथ लगा गया था। मिनाल आप ही के बारे में सोच रही हूँ। वो जो बैठी मिनाल और अपना मुआवजना कर रही थी, वो इसके पास बेड पर आकर बैठा तो इसके सीने पर सर टिका की थी। वो कोई ऐसा वक्त हो जो तुमने गुजारा था यार, क्या पता वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन हो, तुम फजूल में मुझे परेशान करती रहती हो। वो इसके चेहरे पर पुरसुकून सा हाथ फेर रहा था, मगर हर रोज़ इसका जिक्र सुनकर वो परेशान हो जाता था। मगर मेरा दिल नहीं मानता कि वो खुश हैं, और आप भी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो आपकी कुछ नहीं लगती। वो बोली तो उदासी थी, खूफकी से इसे परे हुई थी। ओह सॉरी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसने बेबसी से सर पे हाथ रख लिया था। आज तुम्हारी दोस्त सारा मेरे ऑफिस में आई थी। कुछ पल बाद वो रिलैक्स हुआ तो वो कुछ याद आने पर बताया था। किधर आई थी मेरा पूछा था सारा ने, और वो सारा का नाम सुनकर इसे सुनने को बेताब हुई थी। जोजम वो तुम्हारा ही पूछ रही थी ना, तो मेरी सहेली है और ना ही मैं इसके साथ एकेडमी में छुप छुप कर पढ़ाने जाता था। आपको कैसे पता चला? कि मुझे पता था वो कोई ना कोई राज खोल देगी। इसके पेट में तो कोई बात टिकती ही नहीं है। वो पहले शौक हुई फिर गुस्सा हुई थी। इस बेचारी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे इल्म था कि मेरी जोजम मेरा एहसान अपने ऊपर से उतारने के लिए बच्चों पर एहसान करने जाती थी और इनका ब्राइट फ्यूचर और ज़्यादा रोशन करके आई है। लेकिन फिर भी तुम्हारे वहाँ पर किए नुकसान मेरे ही पल्ले पड़े हैं। लेकिन वहाँ कोई ऐसा शख्स होता जो तुम्हें अकेला समझकर हरासा करता। लेकिन कभी सोचा था मेरी जोजम ने, तुम तो महज 10-12 हज़ार की खातिर मेरा कर्ज उतारने निकली थी। अगर इसके बदले तुम मेरा कोई बड़ा नुकसान कर देती, मगर अल्लाह का शुक्र है इसने तुम्हें हर शर से बचाया। इसलिए सख्ती करता था मैं जानता था कि मेरी ये जोजम भोंगी सी है। वो सच्चाई बयान कर रहा था। अच्छा ना सॉरी, ये बताए ना सारा क्या कह रही थी? वो फ़िलहाल के लिए इसकी बात को नज़रअंदाज कर गई थी। इसकी शादी है अगले वीक में, इसलिए वो इनविटेशन कार्ड देने आई थी। है सच्ची? मुझे लेकर जाएंगे ना? वो आसभरी नज़रों से देखकर बहुत मासूमियत से पूछने लगी। अल्लाह जी नहीं, मैं अकेला पटाखे बजाने जाऊँगा और तुम कहो तो छुआरे बांट के आऊँगा। पागल लड़की, तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ, वरना मेरा वहाँ क्या काम? इसकी बात सुनते रुशनाल का दिल किया कि अपना माथा पीट ले। आप बहुत अच्छे हैं, ये कहते इसके गले के गिर्द बाजू का हार किया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रुशनाल ने एकदम से इसे बेड पर गिराया और खुद इसके ऊपर साया फगन हुआ था। ये क्या कर रहे हैं? वो बुरी तरह हकला कर रहेगी। इसे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि वो इससे इस तरह करेगा, और इसके मजबूत आनी सीने के नीचे बिल्कुल दबकर रह गई थी। रोमांस, ये कहते हुए इसके दुपट्टे को गले से निकाला और इसकी गर्दन पर लब रखे थे। प्लीज़, आप तो बहुत अच्छे हैं ना? ये सुनते और इसकी बढ़ती जसारत इसकी हिचकी सी बन गई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जोजम, मैं तो बहुत बुरा हूँ। अब की बार नफ़े में सर हिलाते इन निशानों पर लब रखे थे जहाँ कुछ अर्से पहले जख्म दिए थे। अशनाल, मैं तो ताकत ही नहीं रही थी कि वो इसे रोक सके। वो शख्स मोहब्बत के मामले में बहुत बेबाक था। छोड़े ना, वो इसके बालों को खींचने लगी ताकि वो हट जाए, और फिर भी नहीं हटा। अब की बार इसकी गिरबान को ज़रूर ज़ोर से खींचा था। रुशनाल को गुस्सा आया और इसका हाथ पकड़कर काबू किए थे, जो हर रोज़ इसका मज़ा ख़राब कर देती थी। आप बहुत बुरे हैं। वो बिखरती सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते अब की बार अपने ऊपर झुके रुशनाल के गिर्द बाहों के गले का हार बना लिया था। शुक्र है तुम्हें जल्दी समझ आ गई है। इसकी बात सुनकर खूबसूरत सा कहका कमरे में घुसा था। अशनाल ने इसे हंसते देखकर मस्मराइज होकर ऊपर होकर इसकी शदा पेशानी पर लब रखे तो रुशनाल ने पीछे होकर इसके गले के साथ अपनी बेर्ड सदा गाल रब की थी। गंदे। अशनाल को ऐसे उलझन सी हुई थी क्योंकि इसे दाढ़ी चुभी थी। इसे ऐसे लगा कि कांटे चुभे हों। वो तंग आ गई थी। रुशनाल ने इसे अपनी गाल साफ करते और इसकी गुलाबी रंगत को देखा तो पीछे होकर लेट गया था। कुछ ही पल में वो सो गया था और रुशनाल इसे देखने लग पड़ी थी। हसनाल जो वकार के बारे में पूरी तहकीक के लिए कर रहा था, इसे ये तो पता लग गया था कि वो सिटी हॉस्पिटल वो रोज़ाना चक्कर लगा रहा था, लेकिन वकार नामी शख्स अभी तक बेहोश था। वो जैसे एक रूम से निकला, इसे सीढ़ियों पर मिनाल की झलक महसूस हुई थी। इसने एक दफ़ा, लेकिन वो सीढ़ियों से उतर गई थी। वो इसके साथ बने दूसरी सीढ़ियों से भाग कर उतरा था। मिनाल
मिनाल, इसने पीछे से पुकारा था, मगर वो जो कोई भी थी तेज़ तेज़ चलने लगी और फिर इसके पीछे भाग रहा था। आखिर इस तक पहुँचते इसका बाजू पकड़ा था। वो जो एक जवान सी लड़की थी पीछे मुड़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसको मारा था। क्या बदतमीजी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शक्ल से तो शरीफ घराने से लगते हो। वो लड़की शुरू हो गई थी। ये भी ना देखा कि मुखालिफ की साल से गुजर रहा है। सॉरी सिस्टर, मुझे लगा कि मेरी कोई अजीज़ा है। आई एम रियली रियली सॉरी। इसे लगा कि वो गलती पर है, इसलिए इसे माफ़ी मांगी थी। इसे तो आपको अपनी अजीज़ा ही लगेगी, तो क्या ऐसे ही थप्पड़ खाते रहेंगे। वो तंजिया हुई थी। अगर उस अजीज़ा के लिए मुझे जूते भी खाने पड़े ना बीच मैदान में, तो खुदा की कसम खाता हूँ ओके खा लूँगा, मगर शर्त यह है कि वो मिल जाए। इसने नम होठों पर मगर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा था। क्या इतनी मोहब्बत करते हैं इनसे कि इनका जिक्र करते आपकी आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट। अगर इतनी मोहब्बत करते हैं तो इनको प्रपोज करें और शादी कर लें। वो लड़की मुतासिर होते गुस्सा भुलाए इसे मुखातिब हुई थी। मोहब्बत तो की थी लेकिन इसका सबूत नहीं दे सका। मोहब्बत में तो क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, मोहब्बत में गुस्सा और अना नहीं चलती, इससे रिश्ते बेनाम हो जाते हैं। क्या आपकी मोहब्बत मर चुकी है? इसने इस नौजवान को उदास देखकर मुश्किल सा सवाल किया था। नहीं, मार दी है। मोहब्बत नहीं मरी, मैंने मुर्दा कर दी है। वो ये कहते तेज़ कदमों से बाहर निकल गया था। अपने रिश्ते की सच्चाई भी नहीं बता सकता था। सॉरी मिस्टर, जो भी था, मगर मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको, वो पीछे से बोली, मगर तब तक वो तेज़ कदमों से निकला था। हसनाल घर पहुंचा तो माँ और बाबा इसी का इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ थे तुम पिछले 15 दिनों से? वो जैसे ही लॉन्च में पहुंचा सगीर साहब जी गिरचदार आवाज़ में बोले थे। मिनाल को ढूंढ रहा था और इस वकार नमी के होश में आने के इंतज़ार में हूँ। मुझे मिनाल का कुछ पता चले। इसने बगैर किसी लिगी लिपटी के जवाब दिया था। और लग गया पता, पिछले 5 महीनों से मैं यही सुन रही हूँ कि तुम इसे ढूंढ रहे हो। अगर वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती तो वो इस घर में पलट कर कदम ज़रूर रखती। कितनी बार बता चुकी हूँ वो अपनी माँ के साथ गई है, अब खुश होगी। क्या पता वो अपनी माँ के साथ इस मुल्क से ही चली गई हो। कितनी दफ़ा तुम्हें समझा चुके हैं, मगर तुम तो पागल हो गए हो इसके पीछे। हम सब तुमसे क्या कह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो और आगे बढ़ो। इनके एक लफ्ज़ में सच्चाई थी, इसलिए हसनाल चंद पल के लिए खामोश हो गया और जैसे इनके के कहने में मिनाल का ही कसूर नजर आया था। वो सही तो कह रहे थे कि इसने एक बार भी वक्त वाला में कदम नहीं रखा। इसका मतलब तो साफ था कि इससे दूर रहकर खुश थी। बढ़ जाऊंगा आगे, लेकिन एक दफ़ा इस बेवफा को खुशियों भरी ज़िंदगी में देखने की ख्वाहिश ज़रूर है। वो तो माँ के साथ है, खुश है, जानता हूँ, मगर अभी वो मेरी पाबंद है और कुछ हिसाब भी क्लियर करने हैं। मैं ही क्यों तन्हाई का बोझ सह रहा हूँ। वो दिल की कैफियत को समझे बगैर बोल रहा था। और वकार के होश में आने तक हर रोज़ अस्पताल जाऊँगा, क्योंकि इसने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। हिसाब तो बनता है ना। और फिक्र ना कीजिए, मैं काम पे भी जाता हूँ। मोहब्बत ने रोग ज़रूर लगाया है, लेकिन आवारा नहीं हुआ, ये फ़िक्र मत रखिएगा। वो आहिस्तगी से कहता लंबे लंबे डग भरता ऊपर चला गया था। आज सुबह से ही मौसम अबरआलूद था। रात को बारिश भी अच्छी खासी हो चुकी थी। वो जो काम कर चुकी थी, अब इसकी तबीयत कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन हाथों पर छाले भी दर्द करते थे। वो तो बख्ती अम्मा से रोटी तंदूर पर सेकती रहती थी। वो जितना इसे मना कर लेती, लेकिन इसे कोई असर नहीं होता। कभी हाथ चल जाते तो कभी ज़्यादा चलने से पाँव सूज जाते थे। वो छाले ज़्यादा हाथों पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। वैसे तो इसने सारा काम कर लिया था। वो जो माँ को सुबह माँ को खाना खिला कर आई थी, अब माँ के कमरे में आई ताकि इन्हें देख सके और कोई चीज़ इनके लिए पका कर रखे। अम्मी, इसने इन्हें पकारा। आज वो सिकड़े सिमटे चारपाई पे लेटी हुई थी, कोई बात नहीं की थी। पिछले 3 दिन से इनको पागलपन का दौरा भी नहीं पड़ा था। वो अब थोड़ी बहुत कोई बात नहीं, कोई लफ्ज़ कह देती थी। मिनाल अब खुश थी कि इसकी माँ ठीक हो रही है, मगर ये नहीं जानती कि वो मरने के लिए ठीक हो रही है। काश जान लेती, अपनी आखिरी खुशी को भी दफना देती। अम्मी, इसने फिर पुकारा। वो तो पहले कुछ न बोली, इसकी तरफ खाली खाली नज़रों से देख रही थी। इसने इनका चेहरा थपथपाया था। अम्मी, आप ठीक तो है ना? वो इसे देखती रही और ज़िंदगी का आखिरी लम्हा देखकर उन्होंने इसके आगे हाथ बांध दिए थे। माफ़ी मांग रही हो, बोलने के काबिल तो रही ही नहीं थी। अम्मी क्या हुआ है आपको? वो इनके हाथ पर मलने लगी, जो कि ठंडे हो रहे थे। इनकी आंखों से कतरे मुसलसल गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर देना। अशनाल को कहना मुझे माफ़ कर दे, सबको कहना मुझे माफ़ कर देना। मैं इन सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। वो आज बहुत मुश्किल और टूटे फूटे लफ्ज़ों से माफ़ी मांग रही थी। अशनाल जो इनको आज पूरे 5 महीनों बाद और कुछ दिनों बाद बोलते देख रही थी, जो आज बेबस थी बुरी तरह। मौत का फरिश्ता इनके गिरद मंडला रहा था। मिनाल समझ नहीं सकी वो क्यों माफ़ी मांग रही है। इसने इनके ठंडे होते माथे पर हाथ फेरा और घबरा गई थी और इनके आंसू साफ कर चुकी तो समीना बेगम ने इसके हाथ अपने आगे किए और चूमे और बहुत ही शिद्दत और बेबसी से आखिरी बार देखने लगी। मिनाल सोच रही थी कि वो किसी तरीके से इन लोगों को ले कर आए और इनकी माँ इन
से माफ़ी मांग ले, मगर ये कैसे मुमकिन था? मौत वक्त तो बिल्कुल नहीं देखती और इसकी माँ भी ज़िंदगी से हार रही थी। हम अपनी सारी ज़िंदगी में हर चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं और हर हकीकत, हर खुशी या गम को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ की प्लानिंग और सेटअप कर लेते हैं, मगर नहीं करते तो एक मौत की नहीं करते, जो एक तलख हकीकत है। हर चीज़, ख्वाहिश, हसद, जवानी, खूबसूरती को कुचलने के लिए तैयार खड़ी होती है। मौत तो किसी जी नफस को नहीं बख्शती, असल हकीकत ही तो मौत होती है। कुछ पल इनके हिलते लबों को देखती रही और देखते देखते इनके हिलते लब और आंखों की पुतलियाँ साकित हो चुकी थी। मैंने अपने सब्र की इंतहा देखी जब अपनी मरती हुई माँ देखी। मिनाल बस साकित से बैठी देख रही थी। इसने शोर नहीं किया था, बस साकित से बैठी माँ के साकित चेहरे को देखती रही। फिर इनकी आंखों को बंद किया था, इनका मुंह साफ करके हाथों को जल्दी से सीधे करके इनके सीने पर रखे थे, टांगे सीधी की। वो शोर क्या करती, आखिर सब कुछ ख़त्म हो गया था। आखिर बेनाम सा रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। उफ, एक गलती की और इसकी इतनी इतनी सख्त सज़ा मिनाल को मिली है ना कि क्या ही कहने। अगर मतलब बेशक रियल लाइफ में भी होता ना तो इतनी ज़्यादा टफ सज़ा नहीं मिलनी थी, ये कुछ ज़्यादा ही था। और आपको पता है, हमने इस औरत के लिए, हमने आपको बताया था कि ये औरत हमें एक सीरियल से मतलब लगती है। जो एक ड्रामा था कोरियन, तो उसमें था, हमने बताया था, शायद किसी को याद हो। और आज इसकी मौत पे ना हमें पता नहीं अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत अजीब, जैसे ना रियल में फीलिंग होती है ना, इस तरह की, मतलब अजीब सी, ना दुख वाली और ना ऐसे अजीब सी, पता नहीं क्या महसूस हो रहा है। समीना बेगम की वफ़ात को 20 दिन से ऊपर हो गए थे। इस दिन के बाद वो खामोश हो गई थी। कोई बुलाता तो बोल लेती, नहीं तो हर वक्त खलाओं में घूरती रहती। बख्ती अम्मा अब हर वक्त इसके साथ साई की तरह होती। इसको खाना तो वो ज़बरदस्ती खिला रही थी। वो इसकी हालत देखती हतमी फ़ैसला करने की ठान चुकी थी। वो कल भी इसे गांव के छोटे से अस्पताल में बामुश्किल लेकर गई थी, लेकिन वहाँ कोई अच्छी दवाई और अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं। इसलिए वो इसे शहर के अच्छे और बड़े से अस्पताल में लेकर जाना चाहती थी। और वो मजीद चाचा से बात भी कर चुकी थी और जिसके लिए वो राज़ी भी हो गए थे। अब इसे शहर ले जाने का मामला हल करना था। 34 एपिसोड का पार्ट 3 रीड करने जा रहे हैं। मिनाल पुत्र बस कर दे, हर वक्त ऐसे ना बैठी रहा कर। वो जो माँ की दवाइयों को घूर रही थी, इनकी चीज़ें हर जगह नजर आ रही थी। वो माँ को भूल नहीं पा रही थी। इनका आखिरी प्यार अपने हाथों पर याद आया तो वहाँ लब रखती है। वो इसे मुसलसल देख रही थी, जो माँ को देख कर रोई नहीं थी। हर रोज़ इनके कपड़े चीज़ों को देखना मामूल बन गया था। बख्ती अम्मा मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाएंगी, इसने जैसे मिन्नत की थी, मगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, वो ये कहती से बाहर पलंग पर ले आई थी। बख्ती अम्मा मुझे ले चले ना, मैंने देखना है इनकी कब्र को, इसने अर्ज़ की थी। ठीक है, कब जाना है? उन्होंने इसे देखकर पूछा था। अभी ले चले ना, मैंने अभी जाना है, वो झट से बोली थी। अच्छा बैठो बैठो, मैं तुम्हारी चादर ले आती हूँ। वो ये कहती उठ खड़ी हुई थी। वो चादर लेकर आई तो मिनाल पूरी तरह से खुद को ढांप लिया था। बख्ती अम्मा मैं वज़ू करके आती हूँ, एकदम इसने कहा और फिर आहिस्ती से वज़ू करने चली गई। और कुछ पल वो वापस आई थी। बख्ती अम्मा उठी ताकि नलका चलाकर इसके लिए पानी निकाले और वो आसानी से वज़ू कर ले, जो आस्ती ने ऊपर कर रही थी। वो खड़े होकर ही वज़ू करने लगी। बख्ती अम्मा इसे देखने लगी, जिसके हाथ पाँव सूज रहे थे। वो पानी निकालती रही जबकि इसने बामुश्किल वज़ू किया और दुपट्टे से चेहरा साफ करने लग पड़ी थी। और वो एकदम से वो पहले दिन वाली मिनाल का मुआवजा करने लग पड़ी, जो पहले दिन बहुत ही परेशान सी दिखाई दे रही थी। जब से वो आई थी इन्हें बहुत प्यारी हो गई थी। वो इसे अब खुद ज़बरदस्ती सेन में लेकर आती। बेशक वो चुप रहती थी, लेकिन इसका घर में चलना फिरना, काम करना, महनूर की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करना, इनको इसकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। वो अब घर की फिक्र से आज़ाद होकर खेतों में काम करती थी। इन्हें इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा फिक्र थी। वो इसे ज़बरदस्ती दूध मक्खन खिलाती थी, जिससे इसका चेहरा तो ठीक था, लेकिन वो जानती थी वो लड़की अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म कर रही है। इसलिए उन्होंने एक बकरी का आई थिंक बच्चा बेच दिया या बकरी को बेच दिया ताकि शहर जाकर इसका इलाज करा सकें। और इसके लिए उन्होंने मिनाल को कहा भी था। फ़िलहाल तो वो नहीं मानी थी, फिर भी वो इसे मनवाने के लिए तैयार थी। वो ये सोच रही थी कि इसे कैसे मनाएं, मगर फ़िलहाल कोई कारआमद तरतीब इनके जहन में नहीं आ रही थी। बख्ती अम्मा चलें। वो उठी तो वो सोचों में डूबी ही थी। इसने इन्हें हल्के से पुकारा था, मिनाल बच्चे तू इधर ही रुक, मैं आ रही हूँ। वो ये कहती चली गई थी और फिर कुछ देर बाद आई तो इनके हाथ में पर्स था। चलते हैं। वो इसे लिए दरवाज़ा बंद करते साथ चल पड़ी। मिनाल बामुश्किल चलते चलते कब्रिस्तान में आई। कब्रिस्तान काफ़ी दूर था। उन्होंने इसकी अम्मी की कब्र की तरफ इशारा किया, जहाँ बाकी कब्रों से हटकर एक अकेली कब्र थी। वो सोचती रह गई, कितनी पुरसकून सी जगह थी ना कोई झगड़ा, ना कोई रंजिश, ना कोई धोखा, ना कोई ताना। हुसन, गरूर, जवानी, काबिलियत, दिमाग, हर चीज़ यहीं पड़ी रह गई थी। बेशक कब्रों का अजाब तो किसी ने नहीं, लेकिन वो रब है बंदे को
आई थिंक गफूर है, वो रब गफूर है, बंदे को माफ़ करने वाला। वो आहिस्तगी से चलती माँ की कब्र के करीब चली आई थी। कच्ची कब्र के ऊपर कांटे से पड़े हुए थे। इस छोटे गांव में इसकी माँ की कब्र थी, जो महलों में रहने की आती थी, जो बहुत ज़्यादा मादा प्रस्त थी। कहाँ की पैदाइश, कहाँ की रहाइश और कहाँ पे आखिरी ठिकाना। हर तरफ एक सुकून सा था। असल जन्नत में ये लोग रह रहे थे, सारे सुकून से खामोश से रह रहे थे। मरने के बाद रब तो शायद माफ़ कर दे, मगर दुनिया वाले जीते जी जीने नहीं देते और मरने के बाद शिकवों का अनबार अपने पास रखते हैं। और इस कच्ची कब्र के साथ साथ टका गई थी। कितनी देर माँ की ठंडक को महसूस करती रही, गोया वो इसके साथ हो। पल में बचपन के कितने मनासरात घूंगे, जिसमें वो अपनी माँ का दुपट्टा खींचती, इनके बाल से बिगाड़ती, हर चीज़ याद आई थी। बख्ती अम्मा इसको देख रही थी, जो काबिल रहम थी। कुछ देर उठती, इसने फातिहा के लिए हाथ उठाए थे, इनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगी। गम दिल में बन रहा था, आंसू फिर भी नहीं आ रहे थे, आंसू भी जैसे रूट से गए थे। माँ की कब्र से उठते ही से ये ख्याल आया था कि कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर मोहब्बत यानी मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए, कि जहाँ कदम कदम पर किसी न किसी की मोहब्बत दफन है। बाज़ार ये जो मिट्टी के ढेर लगती है ना, असल में ये किसी न किसी की जान होती है। वो तो मोहब्बतों के शहर में आई, इसका उठने का दिल ही नहीं किया था। आखिर बख्ती अम्मा इसे मुश्किल से कब्रिस्तान से उठा कर लेकर गई थी। वैसे रिक्शे में बैठती एक छोटी सी मार्केट में आई थी ताकि इसके लिए चप्पल और सूट वगैरह लेकर जाए। इसके कपड़े तो बहुत ज़्यादा थे, वो जानती थी कि वो सूट इसे तंग हो गए हैं, इसलिए इसके लिए 2 जोड़े तो नए ला कर दें। वो इनके घर रहती थी, इसलिए इनका फ़र्ज़ बनता था। और दूसरी बात, उन्होंने इसे शहर लेकर जाना था। वो इसे एक छोटी सी दुकान पर लेकर आई थी, इसके लिए कपड़े लेने थे। मिनाल ने समझा कि वो अपने लिए ले रही थी। मिनाल पुत्र, कोई अपने लिए पसंद कर लो, सारे कपड़े तंग हैं। वो इसे वहाँ पर स्टूल पर बिठाती हुई बोली थी, जो कि छोटी सी कपड़ों की शॉप थी। नहीं बख्ती अम्मा, मेरे कपड़े हैं। वो इनकी बात सुनती इनकार कर गई। वो इन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मज़ीद नहीं कहा। ठीक है, फिर मुझे माँ मत कहना, उन्होंने ब्लैकमेल किया था। वहाँ पे कपड़े तय करता एक दरमियानी उम्र का शख्स इन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था और यही मिनाल की ज़िद ख़त्म हुई थी। उन्होंने इसे बेबस ही इतना कर दिया था। इसके 2 सूट लेती, इसके लिए शाल ली थी। बख्ती अम्मा, मैंने मानो के लिए फ़्राक और गुड़िया लेनी है। इस वक्त मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं घर जाते ही आपको दूंगी। मानो के लिए जो लेना है ले लो। और मिनाल, आज के बाद इस तरह बात ना करना। करीब ज़रूर हूँ लेकिन गरीब ज़रूर हूँ लेकिन कंजूस नहीं हूँ। इतनी झिझक कर बात मुझसे मत किया करो। मैंने तुम्हें बेटी कहा ही नहीं, समझा भी है। वो भी सख्त सी बोली। मिनाल शॉप वाले अंकल के सामने खिसिया कर रह गई थी। फिर वो इसके लिए सूट और शॉल लेती, मानो के लिए फ़्राक और गुड़िया लेती। जल्दी से निकली थी क्योंकि मानो के घर आने का वक्त हो गया था। मिनाल भी मानो के लिए फिक्रमंद थी। मिनाल जो आज पुरसुकून थी, माँ की कब्र पर फातिहा पढ़कर आई और जैसे इसे लगा कि इसकी माँ की रूह सुकून में है। आज इसने पहले की तरह मानो को नूडल्स बनाकर खिलाए थे। शाम का वक्त था, वो इसे पढ़ा रही थी। आज तो गोया मानो भी खुशी से उछल कूद रही थी कि इसकी अना आज इसके लिए काम कर रही थी और इसके लिए फ़्राक और एक नई गुड़िया लेकर आई थी। वो तो उछल कूद रही थी और इसके पीछे आती खुशी से इसके गिरद बाहों के गले का हार किया था और इसे गाल पर प्यार किया था। अना बहुत अच्छी है ना। वो इसको पीछे से करके एक किस्म के झूले ले रही थी। बख्ती अम्मा गाय को एक बड़े से बर्तन में पानी पिला रही थी। इनका दुपट्टा जो सर पर बंधा हुआ था इसे थोड़ा सा पीछे किया। इनकी नज़र जैसे ही मानो पर पड़ी, जो मिनाल के साथ लाड कर रही थी, वो गाय को पानी पिलाकर बांध कर आई और पाँव से चप्पल उतार ली थी। मानो, मेरे पीछे छुप जाओ। मिनाल ने बख्ती अम्मा के तेवर देखकर इसे पुकारा था। मिनाल अपने गले से इसके बाजू हटाती अपनी शाल इसके ऊपर जल्दी से कराई थी। बख्ती अम्मा जो पलंग के करीब आ रही थी। मिनाल पुत्र, इसे निकालो पीछे से, इसे 2 लगाऊंगी तभी ये सुधरेगी। हर वक्त ये तुम्हें तंग करती है, बहुत बिगड़ गई है ये। ज़रा सा मुझे अपने काम से लगा हुआ देखा तो फिर से तुम्हारे साथ बंदरों की तरह लटकना शुरू हो गई है। तुम्हारी हालत की परवाह नहीं इसे। वो इस तरफ आती, इसे निकालना चाहा ताकि इसकी ठकाई कर सके। बख्ती अम्मा, प्लीज़ नहीं, बच्ची है ये। इसने हाथ इसके ऊपर रखे जो इसके पीछे छुपी बैठी थी। आज तो मैं इसे माफ़ कर रही हूँ क्योंकि तुम इसकी हमायत कर रही हो, मगर आइंदा तुम इसे बचाने की कोशिश की तो मैं लिहाज नहीं करूँगी। वो सख्ती से कहती चप्पल फेंकती चली गई। अनाम बख्ती अम्मा चली गई। इसे 2-3 मिनट बाद मानो की डरी सहमी सी आवाज़ आई थी। मानो बच्चे, किसी दिन बख्ती अम्मा मुझे भी चप्पलों से मारेंगी। और इसके ऊपर से दुपट्टा हटाती मसनूई खफा सी बोली थी। वो आपको कुछ नहीं कहती, इसलिए तो आपके पास आती हूँ। वे कहती खिलखिला कर हंसी। जब इसके प्यारे से मासूम चेहरे को इतने खूबसूरत अंदाज से हंसता देखकर इसने मानो के चेहरे को चटाचट चूम डाला था। बख्ती अम्मा ने वापस पलट कर देखा तो इन दोनों को फिर से लाड करते देखकर नफ़ी में सर हिलाती, चारे वाली चादर और दरांती लेकर गेट से बाहर निकल गई थी।
चलो शाबाश, स्कार्फ और सपारा लेकर आओ। वो इसे बाजू से पकड़कर उठाती हुई बोली और फिर मानो को इसने सपारे के लिए भेजा और खुद सब्जी वगैरह काटने के लिए उठी थी। मैम, आप हमारे हॉस्पिटल का डिसिप्लिन खराब कर रही हैं। फीमेल नर्स ने हुसनारा के मुकाबिल आई थी। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो तुम। हुसनारा नर्स पर चीखी थी। वो लड़का यहाँ क्या करने आता है? हुसनारा, जो नर्स के मुँह से जवाब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई थी, वो कल भी यहाँ वकार को देखने आई थी जो अब ठीक हो रहा था। इसने भी इसे बताया था कि हसनाल वक्त ने पूरी मीडिया को इन्वॉल्व कर लिया था। पुलिस भी 2-3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी थी। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया था, जिसका खदशा हुसनारा को भी था। वो जो जर्नलिस्ट हसनाल वक्त थे और इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और वो रोज़ आते हैं। इसमें इतनी हैरान होने की बात नहीं है। उन्होंने कहा है पेशेंट क्रिमिनल है मैम, और कल पुलिस भी आई थी, इसलिए हम पूरा साथ देंगे। आप हमें धमकियाँ मत दें, जो करना है वो करें। हम पर चीखने के बजाय खुद को ठीक करें। वो नर्स बगैर डरे पूरे इत्मीनान से कहती चली गई थी, जबकि पीछे खड़ी हुसनारा गुस्से से लाल पीली हो गई थी। तुम जो भी हो लड़के, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी तो तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। तुम्हारे हकीकत तक पहुंचने से पहले ही तुम ऊपर ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम हुसनारा नहीं, जर्नलिस्ट हसनाल वक्त। वो मखरूआ अंदाज में हंसती वकार के रूम की तरफ बढ़ गई थी। मिनाल, बच्चे के मोहल्ले की दर्जन से तुम्हारे सिलाई करवा दिए हैं कपड़े, और कल तैयार है ना? तुम्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर चलना है। मानो के दादा अबू कह रहे थे कि अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने नंबर लगवाया है, वो वहीं होंगे। तुम मेरे साथ चलना। सुबह सुबह निकलेंगे तो वक्त से कल शाम तक घर आ जाएंगे। वो इसके कमरे में आती जल्दी बोली थी। बख्ती अम्मा इसके सूट निकालती उसके हाथ में थमाती हुई बोली थी, कहाँ? सिटी हॉस्पिटल का नाम सुनकर मिनाल की जुबान एकदम से लटखड़ाई थी। वो जहाँ से निकली थी वहीं जाने का सोचकर दम घुटने लगा था। अब तो पूरे महीने से माँ की जुदाई सहकर इसे हर रिश्ते से दिल भर गया था। नहीं अम्मा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं जहाँ से निकली हूँ मैं हरगिज़ वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे ले जाएंगे। हसनाल ने कहा था वो मेरा बच्चा मुझसे ले लेगा, मुझे तलाक दे देगा। मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहती। मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हर जाना भर लिया है और आगे भी भर लूँगी, लेकिन मैं इस ख़ानदान में हरगिज़ कदम नहीं रखूँगी। पता है, मेरा दिल करता है कि इस पैदा होने वाले मासूम का सरपरस्त इसकी पैदाइश पर इसे देखे, लेकिन क्या करूँ बख्ती अम्मा, मैं माँ हूँ, खुद गर्ज बन रही हूँ, क्योंकि मेरा ये आखिरी सहारा है। शायद इसी के सहारे जी रही हूँ। वो अपने दिल का डर वाज़ा तौर पर बता भी नहीं पा रही थी। नहीं, अगर ये कल को पैदा हो गया तुम मुझ पे बोझ नहीं मिनाल, लेकिन फिर ये बड़ा होगा, तुमसे सवाल करेगा कि इसका बाप कौन है, तो क्या जवाब दोगी इसे? इसके बाप का हवाला इसके पास ना हुआ ना लोग फिर तुम पर उंगलियां उठाएंगे। ये माशरे की तलख हकीकत है। वो इसे बता रही थी कि अकेली औरत का जीना कैसे मुश्किल होता है। मैं अगर जिंदा रहूँगी तो जवाब दूंगी ना, और जिस दिन मैं मर गई इस दिन इसे इसके बाप का हवाला दे दीजिएगा बख्ती अम्मा। इसे कहिएगा कि इसका बाप हसनाल वक्त है, बेच दीजिएगा इसे अपनों के पास। वो फिर से तलख हुई थी। और अगर तुम नहीं जाओगी, खुद का इलाज नहीं कराओगी, तो क्या ये दुनिया में आ पाएगा? मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, इसलिए कह रही हूँ, बस तुम कल मेरे साथ जाओगी। कल कलाम को कुछ हो गया तो इसका बाप तुम्हें माफ़ कर देगा, और जितनी बदगुमान वो है खताकार तो वो तुम्हें समझेगा। इनकी बात सुनकर वो कांप कर रह गई और मस्बत में सर हिलाया था। कह तो वो ठीक रही थी, वो इसके साथ जाने के लिए राज़ी हुई थी। बख्ती अम्मा मानो को भी साथ लेकर जाएंगे। इसने इसलिए पूछा कि वो इसके कपड़े तैयार कर देगी। नहीं, इसे मैं हलीमा की माँ के पास छोड़ दूंगी, फजूल में तंग करेगी। मिनाल ने अब अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। मैम, आप ऊपर रूम नंबर 4 में चली जाइए, डॉक्टर नाज आपका चेकअप करेंगी। वो बख्ती अम्मा के साथ हॉस्पिटल आई थी। इसे चलने नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चल रही थी। सुबह से दोपहर का वक्त हो गया था। वो बुरी तरह हलकान हो गई थी। पसीना बार बार चेहरे पर आ रहा था जो बख्ती अम्मा अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी। इसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था, सांस भी मुश्किल से ले रही थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की की बात सुनकर मिनाल रोने वाली हो गई थी, क्योंकि वो बामुश्किल जहाँ तक चलकर आई थी। सुबह से वो ऊपर नीचे चक्कर लगा रही थी। बख्ती अम्मा, मुझसे नहीं चलना हो रहा, और गायनाकोलॉजिस्ट का रूम भी ऊपर है। वो इसके पास बैठती चप्पल से पाँव निकालती थके थके लहजे में बोली थी। इतने में मजीद चचा इनके लिए हाथ में जूस और कोई चीज़ लेकर इनके पास आए थे। ये लो, और मैं बाहर हूँ, मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। वो चीज़ थमाते हुए बोले और फिर बाहर चले गए। मिनाल, तुम्हारे पाँव तो बहुत सूज रहे हैं, वो फिक्रमंद अंदाज में कहती हुई देखने लगी, जिसके सफ़ेद पाँव पर नज़र टिकी। सफ़ेद पाँव पर लाल लाल से निशानात थे। बख्ती अम्मा को इसकी तभी समझ आई थी, इसलिए वो बार बार चप्पल उतार रही थी। मुझे बताती ना, मैं मालिश कर देती और फिर साथ लाती। वो बहुत परेशान थी। बख्ती अम्मा, परेशानी की बात नहीं, यहाँ परेशान मत हो, ये ज़्यादा चलने की वजह से हुए हैं। और इनको अपने लिए परेशान देखकर घबरा गई थी और जल्दी से पीने लगी। 8वां महीना ही चल रहा है मेरा, तबीयत तो ख़राब होगी ना बख्ती अम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं? अब मैं ठीक हूँ। इसने इन्हें मुस्कुराकर तसल्ली दी थी कि वो ठीक नहीं थी, हालांकि वो ठीक
वो ठीक है, हालांकि वो ठीक नहीं थी। जब दिल खाली हो जाए तो मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। मैं सब जानती हूँ मिनाल, पर छोड़ो, ये जूस पी लो, फिर मैं खुद लेकर चलती हूँ। मिनाल ने बामुश्किल 3-4 घूंट भरे और इनके कंधे पर सर रख लिया था। तकलीफ इसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। चलो, उन्होंने आहिस्तगी से इसे पुकारा और उसकी चप्पल हाथ में उठा ली थी। इसका पसीना साफ करके वो इसे अपने सहारे चलाती हुई नीचे सीट से उठाया और इसे लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। हसनाल जो उलझलत में नीचे उतर रहा था, अरहम का फ़ोन बार बार आ रहा था। वो तेज़ी से जीनों से उतर रहा था। नीचे निगाह पड़ी तो पलटना ही भूल गई थी, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। वो साकित और मबहूत होकर है वहीं रुक गया था। निगाहों का फेर था। इन आंखों से इसे देख लिया था, जिसका मिल जाना नामुमकिन था और इसे आंखों के रास्ते अंदर उतार रहा था। वो जिन आंखों में वीरानियाँ होती थी, ये कायनात सुराही थी, जाम आंखें थी, मुवासलात का पहला निज़ाम आंखें थी। वो काफ़िला शायद अंधे नगर से आया था। हर शख्स का तकिया कलाम आंखें थी। यूँ तो यूसुफ का पैराहुन था शायद। दियारे मिस्र से पहला सलाम आंखें थी। पूरे 7 महीनों बाद इस दुश्मन जहाँ को देखा था। सूरतें वो ही थी, मगर एहसासात बदल गए थे। स्याह शाल में लिपटा सफ़ेद पुरनूर चेहरा, लबों को पींचती खामोश आंखें, बड़ा बड़ा वजूद। ममता का रूप तो गोया इस पर टूट के आया था। किसी औरत के बाजुओं के सहारे चलती बगैर जूतों के देखा, जो कि बहुत ही तकलीफ में थी। इससे तो लगा कि वो खुदगर्ज लड़की इसके बच्चे को ख़त्म कर देगी, मगर वो ये नहीं दे जानता था कि इस खुदगर्ज माँ ने इसकी औलाद के लिए खुद को ख़त्म कर लिया था और बहुत जल्द जाने वाला था। हसनाल हाकिम वक्त को उम्मीद नहीं थी कि वह इसे इस दुनिया के हजूम की भीड़ और अपनी लापता सी जिंदगी में यूं मिल जाएगी। वो वहीं खड़ा इसे मजनू की तरह देखे जा रहा था। इसने तो सोचा था कि वो मिल जाएगी तो वो चीख चीख कर दुनिया को बताएगा कि, मगर इसको देखकर तो बेयकीनी की कैफियत में ऐसा घिरा कि किसी चीज़ की होश नहीं रही थी। बख्ती अम्मा, मुझे यही ऊपर किसी सीढ़ी पर बिठा दे, मुझसे चलना नहीं हो रहा। वो इस औरत को कह रही थी, बख्ती अम्मा मुझे छोड़ दे, मैं खुद चल लेती हूँ। उन्होंने इस पर से बाजू हटा लिए थे। आप मेरे साथ रूम में चलेंगी ना? वो इनसे पूछ ही रही थी जब नजरें उठी तो चबक ही ना पाई। भूल गई थी क्या बात कहनी है। वो सितमगर मजीद निखर गया था। वाइट सूट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, हाथ में कैमरा उठाए, इसे लगा कि वो इस शख्स को जहाँ छोड़ कर गई थी वो वहीं था। वो तो नहीं बदला था। इस पर नज़र पड़ी और इसे ही देख रहा था। जुदाई का ये दर्द दोनों की आंखों में से ही नजर आ रहा था। मिनाल की आंखों में मजीद खालीपन उतर आया था। इस शख्स को आज रूबरू देखा, जिसकी तस्वीर पिछले 7 महीनों से इसने अपने दिल में बसाई हुई थी। इससे तो तल्लुक कता हो गया था, मगर इसकी यादों से नहीं हो सका था। इन 7 महीनों में इसका तो कुछ हो गया नहीं था, लेकिन मिनाल हाकिम वक्त का कुछ रहा नहीं था और इस 7 महीनों में अपनी पूरी ज़िंदगी झेल आई थी। वो हिजर की रातें तनहा काट आई थी, ज़िंदगी के सितम सह आई थी। शख्स को देखा था तो वो आंखों में नमकीन कतरे चमकने लगे थे। दोनों एक दूसरे को तल्लुक से देख रहे थे। वक्त जैसे रुक सा गया था। वो इसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, इसे अपने ऊपर गुजरे दर्द सुनाना चाहती थी, मगर इस शख्स ने सुना तो क्या, देखा भी इसकी निगाहों में नहीं था। वो तो इस वक्त मोहब्बत का इम्तिहान लेने के चक्रों में था और मोहब्बत के इस चक्कर में मिनाल हाकिम वक्त की ज़ात बुरी तरह से बिखर कर रह गई थी, जिसका खामियाजा तकदीर ने इसकी किस्मत में लिख दिया था। इसकी निगाहों में दिल चीर लेने वाले शिकवे थे। इतना दर्द था कि हसनाल वक्त सिर्फ इसकी आंखों को देख कर फ्रीज हो गया। मुझे याद है, कभी एक थे, मगर आज हम जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे। कभी नींद में, कभी होश में, तो जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नज़र मिली ना ज़बान हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुल्फ़ पे, कभी चश्म पे, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। वो इस पर निगाहें उठाकर खामोशी से लातल्लुक बनकर गुजर गई थी। हसनाल ने इसकी निगाहों में दिल चीर शिकवे देखे थे। वो होश में आया था जो दूसरी सीढ़ियों से ऊपर चली गई थी। वो जो खुद में गुम था, पलटकर सीढ़ियों पर जो गई नहीं थी, वो इसके पीछे लपका था। वो आहिस्तगी से चलती जा रही थी। मिनाल, हसनाल और इसको बाजू से पकड़ा था। हर काम भूल गया था, बस याद रही तो सिर्फ वो। मिनाल रुकी ज़रूर थी, मगर पलटी नहीं थी। इसका दिल खौफ के मारे धड़क रहा था। कहाँ छुपी हुई थी आप? मिनाल ने मसनूई रोबदार लहजे से पूछा। आई थिंक हसनाल है, मगर ना दिल तो किया कि इसे गले लगा ले। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छोड़कर जाने की? अपने हिस्से में तकलीफ आई तो डर के मारे रात के अंधेरे में निकल पड़ी। वो इसका रुख मोड़ता अपनी तरफ करता हुआ बोला था। बख्ती अम्मा को समझ लग गई थी कि ये ऊंचा लंबा मजबूत तवाना और खूबसूरत सा लड़का ही मिनाल का शोर था। ऊपर से इसके इस्तेहाक भरा लहजे को वो मुतासर कुन नज़रों से देख रही थी। मिनाल बच्चे, वो तुम्हारी पर्ची तो मैं नीचे भूल आई, तुम इधर रुको, मैं लेकर आ रही हूँ। वो ये कहते बहाने से निकल गई थी ताकि इनके दरमियान इख्तलाफात मिट सकें।
वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ था। वो वक्त को वहीं छोड़ कर गई थी। गोया वक्त तो वहीं खड़ा था। मैं तकलीफ से पल पल मर रही हूँ और तुम्हें अपने जख्म देने की पड़ी हुई है असनाल हाकम वक्त। वो डोलते वजूद को संभालते हुए बामुश्किल बोली थी। अल्लाह ना करे। इसकी बात सुनकर इसका दिल न जाने अनजाने की कैफियत में धड़का। वो आगे बढ़ा और इसे अपने आप में पींच लिया था। वो शिद्दत से इसे खुद में पींचे, इसके साथ माँ के दर्द को में खुद में जज़ब कर रहा था। लोगों की तो इसे परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी, क्योंकि जो तकलीफ़ इन दोनों ने सही थी वो उन्होंने नहीं देखी थी। छोड़ें, वो तड़प कर पीछे हुई थी, जबकि हसनाल तो फिलहाल इसकी तबीयत कहने सुनने के मूड में नहीं रहा था। इसे नरमी से उठाता वहाँ पे पड़ी कंफर्टेबल सीट पर बिठाया और इसके नज़दीक बैठा था और इसके पाँव का मायना किया। जो सवैल तो हुए थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे इसके पाँव में से खून आने वाला हो। इसने झुककर पाँव अपनी टांग पर रखे और रुमाल उठाकर साफ़ करने लगा था। इसके पाँव पर लगी गिर्द साफ़ की थी और अपनी मर्दाना फैंसी चप्पल इसे पहनाई थी। वो इस शख्स को झटकना चाहती थी, मगर झटक ना सकी थी। वो एकदम से इस नरम शख्स की कुर्बत में सब कुछ भूलती जा रही थी। इसका लिमस इसे अपने जख्म की दवा लगा था। गोया फासलों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये शख्स की अच्छी यादों का ही असर था कि इसका दिल इतने महीनों के बाद मामूल छटकर धड़का था। हसनाल ने इसका सर हाथों में लेकर अपने कंधों के साथ टिका लिया था। मिनाल इस शख्स को अपनी परवाह करती देख रही थी, जिसने इसे जिंदा दरगू कर दिया था। अब कंफर्टेबल रहेंगी आप? वह इसके अंदर के खालीपन से अनजान बोला था। बख्ती अम्मा भी कहती इसके पास उठती, बख्ती अम्मा को देखती इनके तरफ गई थी। अम्मा छोड़े अल्ट्रासाउंड को, हम घर चलते हैं, मानो इंतज़ार कर रही है, इसने घबरा कर कहा। वो खुद ही से सीढ़ियों से उतरती थी और सांस भरता इसे जाता हुआ देखता रहा। एपिसोड 34 का पार्ट 4। हमने कहा था ना, इतने पार्ट है ना कि खुदा ही जाने। वो चली गई थी, जबकि गुमसुम सा खड़ा इसे देख रहा था, जो यहाँ से निकल गई थी। वो नंगे पाँव सीढ़ियों से हॉस्पिटल की सीढ़ियों से उतरा और तेज़ी से नीचे आया था, जो गैलरी से होती बाहर निकल गई थी। हसनाल आज खुदगर्ज बनकर ही सही, मगर इसे रोकना चाहता था। मिनाल, इसने 2-3 दफ़ा पुकारा। बख्ती अम्मा भी इसे रोकने की चक्रों में थी, लेकिन वो बेहिस बनती जा रही थी। मिनाल, मेरे साथ घर चलो। वो लंबे डग भरता इस तक पहुँचा और इसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। क्या है, अब तुम्हारी ज़िंदगी से निकल तो गई हूँ, अब तो बख्श दो। इसने नरमी से सतह से लहजे में इसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की। मैंने कहा था निकलने को, हसनाल ने ज़बत से कहा। इसके बाजों पर गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत हुई थी। नहीं, तुमने कहा, लेकिन मैं तुम लोगों के दरमियान बहुत मिसफिट थी, इसलिए चली आई। बस अब बहुत हो गया, मेरे साथ घर चलो। अब अपने बच्चे के लिए तुम्हारी सारी खताएं माफ़ कर दूंगा। तुम्हारा माजी कैसा था फरामोश कर दूंगा, इसने नरमी से कहा था। नहीं जाना चाहती मैं तुम्हारे साथ वक्त वाला में। मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ आई हूँ हसनाल वक्त। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसका अपने बच्चे के लिए फ़िक्र सुनकर वो तो जैसे मर ही तो गई थी, यानी मतलब साफ था। मिनाल हाकम वक्त इसकी ज़िंदगी में अब भी कोई जगह नहीं थी। वो अपने बच्चे के लिए इसे लेकर जा रहा था, इसलिए इसे बात करते वक्त लहजे में तलखी का बहुत ज़्यादा अंसर था। मैं भी तुम्हारे लिए मरा भी नहीं जा रहा, बहुत खुश था तुम्हारे बगैर। जो काम तुम करके आई हो ना, तुम्हारी भी ज़िंदगी में सिफर भर भी अहमियत नहीं है। शुक्र करो इस बच्चे की खातर मुंह लगा रहा हूँ तुम्हें। दोनों ने अपनी तरफ से अना को परचम बुलंद कर लिए, हालांकि इसी वजह से नुकसान भी बराबर का सह चुके थे। बख्ती अम्मा खामोशी से इनकी बहन सुन रही थी, फिर चलती हुई मजीद चाचा की तरफ चली गई। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी, मैं इसे खुद पाल लूँगी। इसकी आंखों से पानी रवा हो गया था। इस शख्स के अल्फाज से आज आखिरी सहारा भी खत्म हो गया था। आज तो जैसे वो जिंदा दरगूग हो गई थी। एक काम करो, इस बच्चे तक मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बच्चे तक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जितने पैसे चाहे ले लेना, बस मुझे मेरा बच्चा दे देना, मैं कोई गवर्नेंस हायर कर लूँगा। इसने खंजर रखकर सीने में उतारा था। मैं नहीं दूंगी। मैं शिद्दत से चलाई और फिर से इसे हाथ छुड़ाकर मुड़ी थी। चलो मेरे साथ। वो इसे पकड़ता हुआ नंगे पाँव अपने साथ लेकर जाने लगा था। सारे लोग इनका तमाशा देख रहे थे। बख्ती अम्मा, बख्ती अम्मा। मिनाल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसने बामुश्किल पुकारा था। बख्ती अम्मा से बात करते मजीद चाचा गुस्सा में आते आगे बढ़े कि वो लड़का मिनाल को क्यों खींच कर लेकर जा रहा है। जब बख्ती अम्मा ने ये कहकर रोक दिया कि वो किसी की इमानत थी और जिनकी वो थी इन अपनों के पास चली गई। बख्ती अम्मा इसे तब तक देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुई। आखिर वो पलक झपकते ही इनसे दूर हुई थी। इसके जाने के बाद इनकी रूह में उदासी सरायत कर गई थी। मुझे जाने दो, ये डोर खोलो, मैंने बख्ती अम्मा के पास जाना है। वो चलती हुई गाड़ी के शीशों को पीटती हज़ियानती अंदाज में चीखी थी। वो इसकी हरकतों से तंग आया और गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। चुप करके बैठी रहो, शुक्र करो कि तुम मेरे अताब से बच गई हो। ये तुम्हारी कंडीशन का ही लिहाज कर रहा हूँ, वरना अब तक तुम्हारे होश ठिकाने लगा देता। बीबी, वो अब की बार इसकी तरफ झुककर सर्द लहजे में बोला और एक हाथ से इसका बेल्ट बांधने लगा। वेट, ठीक लिखा है, सीट बेल्ट आना है। मिनाल ने इसका हाथ झटक दिया था। छोड़ो मुझे। हसनान ने फिर बेल्ट बांधना चाहा, मगर इसने फिर झटक दिया और अब की बार इसकी हरकतों से गुस्सा आया। अल्लाह अल्लाह करके तो वो मिली थी। वो अपने रब का बहुत शुक्रगुजार था, मगर इसकी हरकतों से नाला नजर आने लगा था। स्टॉप इट मिनाल,
तुम्हारी चूं की आवाज़ भी ना आए। वो धाड़ा और इसका बेल्ट बांध कर पीछे हुआ और गाड़ी स्टार्ट की थी। मिनाल इसकी सर्द आवाज़ अपने कान के करीब सुनकर डर गई थी, फिर कुछ नहीं बोली थी। हाँ अलबत्ता खिड़की की तरफ मुंह करके डैशबोर्ड पर सर रखे अपनी नाकदरी के लिए आंसू बहाने लगी। चादर सर पर ऐसे ही लिपटी हुई थी। हसनाल भी संजीदगी से पीछे गाड़ी चलाने लगा। वो फिलहाल के लिए कठोर बन गया था, मगर ये वो नहीं जानता था इसका ये कठोर लहजा इसके लिए कितना गलत साबित होगा। यानी कि अभी कोई कसर बाकी है, गलत साबित होगा और कितना गलत होना है। अब मज़ीद कुछ गलत बढ़ाना तो हमने ही गलत हो जाना है। अरम की बार बार कॉल आ रही थी। इसकी कॉल उठाई और 1 घंटा वेट का बोलकर कॉल काट दी। तकरीबन आधे घंटे बाद घर में गाड़ी रोकी। पहले खुद उतरा था, मिनाल उतरो। दूसरी साइड पर आकर इससे पुकारा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इसको देखा जिसने सर पर फाइल रखी हुई थी। फाइल उठाकर देखा तो इसकी आंखें बंद थी। हसनाल को तशवीश हुई। वो इसके चेहरे को थपथपाने लगा, मगर फिर रुका क्योंकि इसकी सांसों की आवाज़ नॉर्मल थी। इसका मतलब था वो सो गई है। हसनाल ने झुककर आहिस्तगी से बाजू में उठाया। आहिस्तगी से अंदर की तरफ बढ़ गया था। अम्मी अशनाल जो दोपहर का खाना बना रही थी। हसनाल की ऊंची आवाज़ सुनकर किचन से बाहर निकली थी। जी हसनाल भाई। इसकी नज़र जैसे ही हसनाल पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गई। आप इसके तासरात पहले हैरानी के, फिर बेयकीनी और आखिर में खुशी में बदले थे। कंफर्टर ला दो ऊपर से। हसनाल ने इसे नीचे पोर्शन में लाउंज के सोफे पर लटाकर इसके पाँव से अपनी चप्पल उतार कर अशनाल को पुकारा था, जो कंफर्टर लेने चली गई। इसने इसकी बेतरतीब शर्ट घुटनों से नीचे की। अशनाल ने कंफर्टर इसे थमाया और खुद मिनाल को देखने लगी। वो कंफर्ट इसके ऊपर कराता इसे गया था। हसनाल भाई आप ही कहाँ से मिली? अशनाल ने इश्तियाक से पूछा था। वापस आके सब कुछ बताऊंगा लिटिल गर्ल। फिलहाल के लिए एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। प्लीज़ अम्मी, और तुम मेरे भूरे बालों वाली बिल्ली का बहुत सारा ख्याल रखना। ये जब उठे तो इसे फ्रूट या जूस वगैरह देना। इसको ऊपर खुद छोड़ कर आना। मैं खुद इसका ध्यान रखता, लेकिन फ़िलहाल के लिए जा रहा हूँ। वो ये कहता एक नज़र मिनाल पर डाले सीढ़ियों की तरफ गया। खुद दूसरी चप्पल पहनता तेज़ी से बाहर निकल गया था। आगा जान तहमीना बेगम सगीर साहब मिनाल को देखकर बहुत खुश थे। तहमीना बेगम तो इस पर सदके वारी जा रही थी। मिनाल ज़ाहिर तो इनसे मिलकर खुश थी, मगर वही गुमसुम सी इनके दरमियान बैठी हुई थी। आगा जान तो अपनी लाडली पोती को देखकर खिल उठे थे। क्या हुआ है मेरी बच्ची, क्या आकर खुश नहीं हुई हम सबसे मिलकर? आगा जान ने इसे गुमसुम बैठा देखकर पूछा था। इसका उदास चेहरा, इसकी खामोशी देखी थी। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, वो ये कहती हल्की सी मुस्कुराई थी। फिर क्या बात है? उन्होंने इसका चेहरा अपनी तरफ किया। आगा जान मेरी अम्मी को माफ़ कर दीजिएगा, वो आखिरी वक्त में बहुत तकलीफ़ में थी। समीना बेगम जो खाना खा रही थी, आई थिंक तहमीना। दहल कर इसकी तरफ देखा। चाय का कप इनके हाथ से गिर गया। क्या कह रही हो? तहमीना बेगम उठती इसके पास आई थी। जैसी भी थी तो इनकी माँ जाई थी। खाला अम्मी मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। इसके ये कहने की देर थी, तहमीना बेगम ने इसे साथ लगाया था। आगा जान और सगीर साहब भी इसको देख रहे थे। कब हुआ ये सब? आगा जान ने बेयकीनी से इस्तफसार किया था। 2 महीने पहले। इसने ज़बत की इंतहाओं को छूते जवाब दिया। तुम पर इतनी बड़ी क़यामत टूट गई, तुम हमें अब बता रही हो? सगीर साहब ने शिद्दत गम से कहा था। अशनाल भी बेयकीनों की जद में खड़ी थी। जब अशनाल अंदर आता ठिठका और सुनने लगा था। पता है जब मैं छोटी थी ना, तो पोइम याद ना होने पर या होमवर्क ना करने पर टीचर मुझे बाहर खड़ा कर देती थी और मारती इलायदा से थी। इनकी पनिशमेंट सख्त थी। इसी तरह मेरी अम्मी के गुनाह की फ़रिस्त बहुत बड़ी थी। मैं इन्हें मिटाने गई थी। इसके लिए अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी भी पनिश देते तो कम था, लेकिन मैं इनकी गलतियाँ मिटाने गई थी, लेकिन इन्हें मिटा कर आ गई हूँ। ये देखें मेरी खाली हाथों को। वो हाथों को फैलाए बच्चों की तरह देखने लगी थी। सारे अपनी जगह शर्मिंदा हुए थे। वो ये भीगी आंखों से कहती छोटी मासूम बच्ची लगी। रोशनाल आगे बढ़ा उसके सर पर हाथ रखा था। इसे इस पर बेतहाशा रहम आया था। वो कहाँ पर रही थी? वो छोटी लड़की कसूरवार थी, मगर इतनी बड़ी आजमाइश की मुस्तहिक नहीं थी। खुद को मुकम्मल ढांपे इस मिनाल से बहुत अलग लगी, जो जिद्दी और मगरूर थी। इसने इशारे से शनाल को इशारा किया। वो इसे दिलासा देते। इसका इशारा समझती शनाल आगे बढ़ी और इसे उठाकर ऊपर ले आई। पीछे बैठे वक्त वाला के 4 फर्द ये सोच रहे थे कि इस कहानी में बेकसूर कोई भी नहीं था। किसी न किसी का कोई ना कोई कसूर ज़रूर था। किसी को गलत बनाने में, किसी को गलत समझने में सबका बराबर का हाथ था। मगर कभी कभी सोचें कि ये 2 राहें नई राहें खोल देते हैं, जैसे इन पर खुलते जा रहे थे। बख्ती अम्मा, बख्ती अम्मा, बख्ती अम्मा। मानो इनके दुपट्टे को कौन ना पकड़े, इनके पास तबेले तक आ गई थी। क्या है? ना खुद आराम कर रही हो, ना मुझे करने दे रही हो। जाओ, मस्जिद में सफारा पढ़ने का वक्त हो गया है। मुझे बताएं ना, अना कहाँ है? वो इनसे कोई 9वीं 10वीं बार यही सवाल कर चुकी थी। तुम्हारी अना अपने घर चली गई है, इसने पलटकर सख्ती से जवाब दिया। जो आस परी नज़रों से इसे देख रही थी, इन्हें इस पर तरस आया था। वो इसे क्या कहती? वो खुद उदास थी। वो खुद इतनी रहमदिल थी कि कोई अपनी गाय बकरी या पालतू चीज़ को बेचती तो
इसे दिन खाना नहीं खाती थी। इनको घर में रखे माल मवेशी से ही इतनी उनसे थी, वो तो फिर जीती जागती अच्छी सी लड़की थी। भक्ति अम्मा इनका घर कहाँ है, हम चलते हैं ना। इसने उम्मीद से कहा था, तुम्हारे लिए इतनी चीज़ें ज़्यादा चीज़ें लाई हूँ, वो जाकर खाओ, मेरे संदूक में पड़ी हुई हैं, जाओ जाकर ले लो। वो जो इसे छुपा कर रखती थी वो तो दुकान की चीज़ों की दुश्मन थी, इसलिए वो इसे दूर रखती थी कि इसे थोड़ी थोड़ी मिकदार में देंगी ताकि वो बार बार तंग ना करे। इसे उदासी की हदों को छूते नरमी से बताया था, नहीं मुझे चीज़ें नहीं, अना का बताया, वो कहाँ है। वो तकरीबन ये कहते रोने वाली हो गई थी, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अना चाहिए। मोटे मोटे आंसू पलकों पर बहने लगे थे। तुम्हारी अना शहर रह गई है, वो इतवार तक आ जाएगी, वो बीमार थी, इसने दवाई लेनी है, कह रही थी आ जाऊंगी। सच्ची ना। वो ये सुनते ही खुश हो गई थी। हाँ सच्ची, वो कह रही थी मानो मस्जिद जाएगी तो मैं इतवार से पहले आऊँगी। इन्हें इस पर हैरत भी हुई। वो दुख भी जो चीज़ें लाई कहीं से भी निकाल लेती थी, आज इनके बताने पर भी नहीं गई थी। उन्होंने इसे बहलाया, हालांकि दिल ने कहा था कि जाने वाला भी कभी लौट के आया है। ठीक है, मैं मस्जिद जा रही हूँ। इनके देखते ही वो 5 मिनट में मुँह धोती, स्कार्फ के सपारा उठाती चली गई थी। वो चली गई तो वो सांस लेती मुड़ी तो बरामदे से बाहर पड़े पलंग पर नजर पड़ी, जो आज खिलाफे मामूल खाली था। 7 महीनों बाद ये वीरानगी इनकी रूह में शगाफ डाल गई थी। वो बेशक खिलखिलाती नहीं थी, लेकिन किसी काम के साथ खुद को जोड़ कर रखती थी। आज सहन खाली था। भक्ति अम्मा काम साथ करती रहती, लेकिन गाहे बगाहे नज़र इस पर डाल रखती थी, जो चूज़ों और मुर्गी को रोटी के नवाले छोटे छोटे करके डालती रहती। आज भी चूज़े और मुर्गी वहीं बैठे हुए खाली पलंग को उदास नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो कहीं से आ जाएगी। और इन चूज़ों को देखकर सोचने लगी कि वो जब नहीं आई तो चूज़ों को बड़ा किया। अब फिर मुर्गी ने दूसरी दफ़ा चूज़े निकाले, जिनको दाना पानी भी डाल दी। शाम को रोज़ाना वो इस पलंग से कुछ फासले पर बैठकर मानो की अना को देख रहे होते कि वो कोई ना कोई चीज़ इन्हें डालेगी। वो किचन में जाती तो वो इसके पीछे पीछे किचन की दहलीज तक पहुँच जाते। आज भी वो उदास से माँ की दोनों तरफ अतराफ में बैठे पलंग की तरफ देख रहे थे कि कहीं किसी कमरे से वो बाहर आएगी। भक्ति अम्मा ने देखा कि वो किसके इंतजार में बैठे। उन्होंने मखसूस आवाज़ निकाल कर इन्हें बुलाया कि वो इनकी आवाज़ सुनकर भागते हुए आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने फिर आवाज़ निकाली। चूज़ों ने देखा तो फिर मुँह फैला कर बैठ गए थे। इन्हें भी मानो की तरह दाने खिलाने वाली चाहिए थी। भक्ति अम्मा नफ़ी में सर हिलाती, बट्टा ठीक करती, जानवरों को चारा डालने लगी थी। ढलती हुई शाम रात का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी थी। भक्ति अम्मा की फीलिंग ना हम समझ सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी फंक्शन से लौटते ना, घर में शादी वगैरह से, वैसे किसी के घर रुक कर लौटे तो अजीब सी फीलिंग आती है 1-2 दिन। और हमारी छोटी बहन तो अक्सर कहती है कि हम कल वहाँ पे क्या करे थे, इस वक्त हम यहाँ ये करे थे, वो करे थे, ये खा रहे थे, वो पी रहे थे, ऐसा कुछ कहती रहती है। अजीब सी उदासी वाली वाइब आने लगी हमने। नावल का एंड हो रहा है और ऐसा लग रहा है सैड एंड नहीं होगा तो हैप्पी, लेकिन अजीब सी सैड वाली फीलिंग है। मैंने सोचा था तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी ईशू, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया इसका खामियाजा मैं शायद मरते दम तक भुगतूंगी। वो अपने सामने बैठी बहन को देखकर ऐसे कह रही थी, क्योंकि मैं शायद पहले भी तुमसे माफ़ी मांग कर घटिया हरकत कर चुकी हूँ। मैं अब तुमसे माफ़ी मांग भी लूँ ना तो तुम इतनी रहम दिल हो कि मुझे दूसरी दफ़ा भी माफ़ कर दूँगी, लेकिन अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाओगी। ये मैं जानती हूँ। तुम्हारे दिल में इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ गलत कर सकती हूँ। वैसे भी ये सच्ची है, जिस इंसान का भरोसा टूटा हो वो भी फिर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन भरोसा नहीं, मुझे माफ़ी ही दे दो। शायद तुम्हारे सामने किया गया ज़ाला मुझे मरने के बाद सुकून दे दे। वो शनाल को साफ लफ्ज़ों में कह रही थी, आप भी प्लीज़ ऐसे नहीं कहे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। शनाल ने इसको टूटा हुआ देखा तो जल्दी से बोली थी, लेकिन फिर भी मैं अम्मी के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो आखिरी वक्त में बहुत बेबस थी, बहुत परेशान थी। मैं आखिरी वक्त में इनकी आंखों में तुम लोगों के लिए माफ़ी की तलब देखी थी। मैं भी बेबस थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास ऐसी छड़ी हो जो घुमाऊं तो तुम लोगों को अम्मी के पास ले जाऊं कि वो तुमसे आखिरी वक्त में माफ़ी मांगकर पुरसुकून हो जाए, लेकिन ये ज़ाला रब ने इनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मैं अपने लिए भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि रब आखिरी वक्त में मेरे हिस्से में पछतावे ना लिख दे। मैं बेबसी की मौत से बचना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब फरिश्ता मुझे मेरा नामा माल दिखाए तो मैं बेबस हो जाऊँ। मेरा अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा, मगर मैं इस दुनिया से मुतमईन होकर जाना चाहती हूँ। वो टूटी फूटी सी माफ़ी मांग रही थी। आप ही मैंने छोटी अम्मी को माफ़ किया, कसम से मुझे छोटी अम्मी की मौत का बहुत दुख है। बेशक उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पाला ज़रूर था। मुझे इनसे कोई गिला नहीं। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप खुश रहे, प्लीज़ परेशान ना हो। देखिए आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। वो इसके करीब आई और इसके आंसू साफ करके इसके चेहरे पर प्यार दिया था। आप आराम करें, मैं सुबह आपसे मिलने आऊँगी, आपको आराम की ज़रूरत है। वही कहती इसके पास उठी थी। इशू बात सुनो, तुम्हारे पास कोई ढीला सा सूट नहीं है? मेरे सारे कपड़े तंग हैं, मुझे उलझन हो
रही है। वो इसके हाथ को थामती हुई बोली जो जाने लगी थी, मेरे पास आपके साइज़ का सूट नहीं, आपकी पहले की बात और थी, अब आप मोटी हो गई हैं। वो शरारती हुई थी, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब्र करें, मैं आपका मसला हल कर देती हूँ। आप तो ऐसे परेशान हैं जैसे ये मसला कश्मीर ही हो गया हो। वो अलमारी की तरफ आई, तनकीदी जायज़ा देखकर हसनाल का एक ब्लैक कलर का सूट निकाला था। ये पहन लें, आप इजी भी हो जाएंगी और आसानी से सो जाएंगी। और ये शाल उतार दें, आपको घबराहट नहीं हो रही? इधर कोई मर्द तो है नहीं, आप जब से आई हैं ये लपेट कर रखी हुई है। वो इसके पास कुर्ता रखती हुई बोली और इसकी शाल हटाने लगी। शुक्रिया इशू, मैं कर लूँगी। वो गैर इरादी तौर पीछे हो गई थी कि वो इसके बाल ना देख ले। इसके ज़ख्म तो ठीक हो गए, लेकिन बीच में बाल नहीं बढ़े थे। वो नहीं चाहती थी कि अब वो अपनी टूटी फूटी ज़ात किसी को दिखाए। अच्छा आप कर लें, लेकिन मेरे भांजे या भांजी का बहुत ख्याल रखिएगा। आखिरी बार इसे इसके गले लगती, इसे प्यार करती, नसीहतें करती निकल गई। आखिरकार दोनों बहनों के दिल से रंजिशें ख़त्म हो गई थी। इसके जाने के बाद इसने वो ऊपर इसका कुर्ता पहना और बहुत मुश्किल से उठकर वज़ू करती नमाज़ पढ़ी थी। करवटें बदल कर नींद नहीं आई और फिर से उठी। इसकी चप्पल पहनती खिड़की के पास आ खड़ी हुई थी। ठंडी हवा के हल्के से झोंके ने इसकी रूह तक से शादाबी बिखेर दी थी। वो सर टिकाए वहीं खड़ी होगी, सर दीवार के साथ लगाती ये सोचने लगी कि क्या सच में हसनाल इसे छोड़ देगा। कहाँ जा रही हो अब? रोशनाल जो हाथ बांधे बाहर इसी के इंतज़ार में ठहर रहा था, इसे बाहर निकलता देखकर फ़ौरन मुखातिब किया था। वो मैं आ रही हूँ। इसकी गंभीर आवाज़ सुनती इसे कोई बहाना नहीं सूझा तो बिला थकान बोल उठी थी, कमरे में जाओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ तुम्हें अपनी आपी के अलावा कुछ याद ही नहीं है। रोशनाल मसनूई खूबकी से इसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला था, वैसे जा कहाँ रही हो? वो जो खिसकने के चक्कर में थी इसे अपनी तरफ आता देखा। वो आपी के लिए दूध बॉयल किया था, वही बस देने जा रही हूँ। इसने बहाना घड़ा था, हालांकि वो इसे काफ़ी देर पहले पिला चुकी थी। अच्छा, वो जो पहले गिलास में वाइट कलर का देकर आई थी, इसे पाकिस्तानी ज़बान में क्या कहते हैं? वो मैं इसे बोलने ही नहीं हुआ। वो बड़ी तरह खुजल हुई थी। रोशनाल ने इसे कलाता देकर नरमी से बाजू में उठा लिया था। शनाल मजीद घबरा गई। वो इसे उठाए कमरे में आया और बेड पर बिठाया था। कब से इंतजार कर रहा था कि अब आती है मोहतरमा, मगर नहीं। जब तक ये डांट ना सुन ले इनको आराम नहीं आता। वो खुद लेटा और इसे खींचकर बाजू के घेरे में कर लिया था। सोने दे मुझे, वो इसे खुद में पींचता कह रहा था। उठे, अब मुझे उठा कर ले आए हैं, अब मेरे साथ पर्चियाँ खेलें। वही कहती इसका दिमाग जगह से हिला चुकी थी। दिमाग जगह पे है तुम्हारा? वो आंखें खोलता कड़े तेवरों से देखकर कहने लगा था, मुझे नहीं पता, मेरे साथ पर्चियाँ खेलें। वो इसके बालों को मुट्ठी में भरती ऊंची आवाज़ ऊंची हुई थी, इससे तो अच्छा है मैं तुम्हें फीडर्स ला दूंगा। वो इसके सर के बालों को सहलाता नरमी से बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ, लिहाजा मुझे बहलाए मत, उठे खेले मेरे साथ। फिर से इसके बाल खींचे गए थे। एक बात मानोगी मेरी, इस साल मेरे साथ रोमांस की और 2 बच्चों की प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में इकट्ठे पर्चियाँ खेलेंगे। 4 हम भी हो जाएंगे और पर्चियाँ भी पूरी हो जाएंगी। इस तरह हमारे छोटे छोटे सिपाही और चोर भी आ जाएंगे। वो अपनी तरफ से समझदारी से कहता आंख विंक कर गया, कितने बेशर्म है आप सुपरमैन। वो इसे मुक्का मारती इससे दूर हुई थी। वो जो सुकून से लेटी हुई थी, बात समझ आने पर इसके कानों की लूहों तक सुरख पड़ गई थी। इतना। रोशनान ने लैंप की लाइट ऑफ की और इसके ऊपर हैवी होता है, इसकी गालों पर लब रखता गंभीर लहजे में बोला था। रात के समा और ठंडी हवा से माहौल बहुत पुरसुकून था, मगर गहरी खामोशी और सुकून सा माहौल में तासुर दे रहा था। हसनाल हुसनारा को मीडिया के जरिए से पुलिस के हवाले कर चुका था, मगर अस्पताल से वकार गायब था। इसने जूसेस और फ्रूट गाड़ी से निकाले और जल्दी से बाहर निकला था। भूरी बालों वाली बिल्ली का तस्वर इसके ख्यालों में आया तो चेहरे पर बड़े दिनों बाद वो मुस्कुराहट आई जो इससे बरसों से रूठी हुई थी। सुबह इसकी जिद पर इसका दिल तो दुखाया था, लेकिन इसके भूरे बालों वाली बिल्ली इसके पास थी। अब इसे कोई परेशानी नहीं थी। वैसे तो वो सुबह से परेशान था, सारा दिन काम की थकन से एक तो बुरा हाल था। वो सबसे पहले किचन में आया था, लैपटॉप टेबल पर रखता, कोनिंग को फोल्ड करता, शॉपर से फ्रूट और क्रीम निकाली थी और फिर स्पून, स्टैंड से छुरी और एक बाउल लेकर कुर्सी पर बैठकर बाउल फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे, अनार के दानों को निकाल कर बाउल में डाला, आखिर में क्रीम मिक्स करके इन सबको अच्छे से मिक्स किया। एक बाउल और ग्लास उठाता, लैपटॉप बैग उठाकर पीछे लटकाता, लाइट ऑफ करता कमरे की तरफ बढ़ गया। इसका इरादा इसे सोते हुए भी उठाकर खिलाने का था। वो कमरे में आया तो इसे खिड़की के साथ सर रखे पाया, खुद को मुकम्मल ढांपे वो बाहर की तरफ मुतवज्जा थी। दरवाजे की आवाज़ के साथ भी पीछे नहीं मुड़ के देखा था। हसनान लैपटॉप बैग उतारता, बाउल साइड टेबल पर रखता, आहिस्तगी से चलता इसके पीछे जा खड़ा हुआ था। क्या देख रही हैं?
इसने बहुत ही प्यार से पूछा था, हालांकि दिल कर रहा था कि इसे अपने सीने से लगाकर अपनी सारी बेताबियों का हाल इसके सामने खोल कर रखते हैं, मगर वो खुद गर्ज नहीं बनना चाहता था। वो मुड़ी और खाली खाली नज़रों से देखने लगी थी। वो ना ही कहना चाहती थी, ना कुछ सुनना चाहती थी, ना जीना चाहती थी। अच्छा, इधर आए मेरे साथ। वो इसे बाजू से पकड़ता नरमी से बेड पर ले आया था और बेड पर बिठाकर बाउल उठाया था। खाएं ये? इसने चम्मच भरकर इसके मुंह के आगे की थी। मुझे भूख नहीं है और मैंने खा लिया था। वो खूबकी से मुंह फेर की थी। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो खा लें। इसने फिर चम्मच आगे की थी। मैं कह रही हूँ मुझे भूख नहीं है। वह कहती इस तराबी कैफियत में मुंह मोड़ चुकी थी। मिनाल, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, खाओ ये। इतनी बेहतियाती तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये कहते गुस्से से फिर इसके सामने गया था। उफ, ये तो कूल सा बंदा था ना हसनाल स्टार्टिंग से, और जहाँ पे भी इसे कूल होना चाहिए वहाँ पे ये गुस्सा दिखा रहा है। अजीब ही सर फिरा है। मेरी सेहत के लिए या तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए? एक नज़र इस पर डाली जिसने चम्मच इसके आगे की। वो चुपती नज़रों से इसे देखती है, कहती मुंह फेर चुकी थी। हाँ तो अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ मुझे। जब पता है तो फिर ये सब करने का फ़ायदा। अब बोलना मत, चुप करके खाओ। ये कहते हैं चम्मच इसके सामने की थी, नहीं खाना मुझे। इसकी बात सुनकर इसका वजूद फिर से मुर्दा हुआ था। वो चम्मच को हाथ मार कर गिरा चुकी थी। क्या बकवास कर रहा हूँ, समझ नहीं आती? एक दफ़ा की बात को मेरी अपने बच्चे की वजह से तुम्हें मुँह लगा रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है तुम सर चढ़ कर बोलने लग जाओ। तुम्हारी माँ ने जो हमारे साथ किया है वो माफ़ी के काबिल हरगिज़ नहीं था, लेकिन इस बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुमने खुद कहा तुम्हारी माँ ने। उसने नहीं किया, उसकी माँ ने किया है। जाहल। अपने बच्चे की पैदाइश के अगले दिन ही डाइवोर्स पेपर तैयार करवा लूँगा। मेरे सब्र की हद भी यही तक है। वो अनजानी कैफियत में कहता इसकी ज़ात पर कोड़े बरसा गया था। सच में छोड़ देंगे? डूबते लहजे में पूछा गया था। चेहरे की हालत खतरनाक हद तक पीली पड़ गई। वो जिस डर से रातों को सो नहीं पाती थी, आज वो डर हकीकत बनकर सामने खड़ा था। मिनाल, मिनाल। इसकी तबीयत देखकर वो घबरा गया था। थोड़ा सा आगे होते इसका चेहरा थपथपाया था। तुम इतने बेहिस हो जाओगे? अपने बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम्हें मुझ पर तरस भी नहीं आएगा? तुम ये बातें करके मेरी सांसें छीन रहे हो, मेरा दिल छलनी छलनी कर रहे हो। तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो हसनाल? वो इसके कॉलर को पकड़ती बच्चों की अंदाज में कहती हिचकियों से रोती से पत्थर का कर गई थी। पता है, एक औरत जब माँ बनती है तो वो तख्लीक के मराहल से गुजरती है। वो अपने अंदर एक नई जान को पाल रही होती है। एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान का जन्म लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं इन 8 महीनों में एक भी रात सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे अंदर के डर ने मुझे सोने नहीं दिया कि तुम मुझसे मेरी औलाद छीन लोगे। तुम्हारा ये बच्चा मेरी रग रग से खून चूस रहा है। मैं अंदर से ख़त्म हो रही हूँ। मैं सोचती हूँ इसको पैदा करने के बाद तुम इसे मुझसे छीन लोगे तो मैं सुकून से कैसे रहूँगी, मैं कैसे जीऊँगी? मेरा ये डर मुझे सोने नहीं देता कि मैं अपनी औलाद के बगैर कैसे रहूँगी। तुम तो आसानी से कह देते हो मुझे ये बच्चा दे देना, फिर जहाँ मर्जी रह लेना, मगर एक माँ अपने बच्चे के बगैर कैसे रह सकती है? इसकी ममता को सुकून नहीं आता। कभी सोचा है तुमने? मैं अपने आप से इतनी खौफजदा रहने लगी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ हो जाएगा। इस हालत में तो शौहर बीवी का ख्याल रखता है। बीवी को शौहर की तवज्जो और नरमी की ज़रूरत होती है। जिन रातों में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, इन रातों में वहशतों में रही हूँ। 8 महीने से ये मेरी रग रग से जुड़ा हुआ है। तुम एक दिन एकदम से इसे छीन लोगे तो मैं क्या जी पाऊँगी? एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो इसने सर पर कफन बांध कर रखा होता है। फ़र्ज करो हसनाल वक्त तुम्हारे बच्चे को जन्म देते मेरे सराहने खड़ी ये बेरहम मौत जीत जाए और ज़िंदगी की हार हो जाए। वह इतनी बेरहमी से कह रही थी जैसे इसे ज़िंदगी जीने से सरोकार न था। अल्लाह ना करे। इसकी बात सुनकर इसका लहजा डगमगा गया था। वो जो अपने लफ्ज़ों के नुकीले खंजर से इसे जख्मी कर रहा था, अब वो खंजर इसके हाथ में था। इसे लगा कि वो खंजर मिनाल ने बहुत बेरहमी से चलाया था। वो बॉल साइड पर रखता खींचकर इसे खुद से लगा चुका था। वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा था। इसे लगा कि वो खुद इससे अलहदगी के लिए बदतमीज़ी कर रही थी, इसलिए वो इसे हट कर गया था। इस वक्त आपको आराम की ज़रूरत है। इसे खुद से अलहदा करता इसके पाँव से झुककर शूज़ उतारे थे। इसके पाँव काफ़ी ज़्यादा सूज गए थे। हसनाल ने इसे सही से बाजू में भरकर बेड क्राउन के साथ बिठाया कि पीछे से बाउल उठाकर फिर से चम्मच में भरकर इसके सामने किया और अब की बार दूसरे हाथ से इसका मुंह खोलकर खिलाया था। फिर वो इसके कितनी देर खिलाता रहा था। हसनाल को समझ लग गई थी कि इसने अपने गबार निकाल लिया था। बस इसने मज़ीद खाने से इनकार किया था। तो इसने गिलास में जूस निकाल कर इसके मुँह से लगाया था, जो वो आहिस्तगी से पीने लगी थी। इसने पीकर गिलास साइड टेबल पर रखना चाहा तो हसनाल ने इसके हाथ से गिलास लेकर खुद रखा था। अब लेट जाएं, ये ना हो फिर मुझे ही सुलाना पड़े, और मेरा सुलाना शायद आपको पसंद ना है। वो इसके गालों पर अपने अंगूठे को सहलाता नरमी से बोला था। मिनाल की सुनती जल्दी से लेटी थी कि कहीं वो इसे सुलाने ही ना लग पड़े। वो जल्दी से लेटी थी। हसनाल ने इसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करता, अपने कपड़े निकाल कर उठाता, वॉशरूम फ्रेश होने चला गया था।
कुछ पल बाद वो वापस आया तो वो सोई हुई थी। इसके पास बैठता इसे देखने लगा। वो कितनी देर इसे देखता रहा, फिर इसकी ठंडी पेशानी पर लिमिट रखा और कितनी देर तक इसे महसूस करता रहा। मैं भी रातों को सो नहीं पाया कि मेरे बच्चे की माँ मुझे छोड़कर चली गई। हल्का सा मुंह उठाकर अपनी बेचैनियाँ से सुनाई और फिर से इसकी पेशानी पर लब रखे थे। वो इसके लफ्ज़ों की वजह से दिल में बहुत परेशान था, मगर ये उलझन इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। आंखों से टूटता हुआ आंसू इसके माथे पर गिरा तो मनाल ने इसका गिरबान पकड़ लिया। हसनाल ने हैरत से देखा, मगर वो सोई हुई थी। एक उदास सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैली थी। वो कंफर्टर उठाता इसके पास लेटा और इसकी शाल की घिरा खोली और उतार कर साइड पर रखी, मगर जैसे ही नज़र इसके बालों पर पड़ी तो वो यकीनी की कैफियत में देखने लगा। जिन भूरे बालों से इसे इश्क था कई जगह से कटे हुए थे, आज वो भूरे बाल इसे रुला गए थे। वो लड़की कितनी साबिर थी, इसे नहीं पता था इसकी ये हालत किसने की थी। वो तो समझता था कि वो अपनी माँ के साथ खुश थी, मगर इसने तस्वीर का एक रुख देखा था, दूसरा रुख अभी नहीं देखा, जो कि बहुत अजियतनाक था। इसके बालों पर लब रखते खुद को सब्र की हदों में खड़े पाया था, मगर फिर भी एक बागी आंसू निकलता इसके बालों में जज़ब हुआ था। मिनाल की आंख सर के भारीपन पर खुली तो इसके सर को अपने सर के साथ जुड़े देखा तो आंखों की पुतली फैली देखी थी, यानी वो इसकी माँ का राज जान जाएगा। किसने किया है सब, मुझे सच सच बताना मिनाल। इसकी आंख खुली देखी तो इसके सर पर हाथ रखते इसने बहुत अज़ियत से पूछा था। पार्ट 5 एपिसोड 34 का पार्ट 5। उफ अल्लाह, हमारा दिल कर रहा है इसको एक और पार्ट बना दे। हमने कहा था ये लास्ट होगा और ये लास्ट आ ही नहीं रहा। किसने किया है? हसनाल इसके सर को सलाता नरमी से बोला था। वो इसके सर पर उंगलियां फेरता इसके भूरे बालों को अपनी उंगली में फंसा रखा था। हसनाल अम्मी, वो टूटे फूटे लहजे में बोली ताकि इसे बता सके इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी है। वो इसके हाथ अपने बालों से हटाती पीछे होती हल्की सी उठी, लेकिन इसके मजबूत हिसार से वो मुकम्मल उठकर नहीं बैठ सकी। खाला ने यह सब किया है? खाला ने आपको इतनी तकलीफ़ दी है? मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे थोड़े से गुस्से की वजह से घर छोड़कर चली गई। कुछ तो बताकर जाती, नाराज़गी गुस्सा कोई तो रद्द अमल दिखा देती। खाला ने आपको कहा और आप इनके साथ चल पड़ी थी। दूसरों की ज़िंदगियों से खेल कर तो वो मज़े कर रही हैं, उन्होंने हम सब की ज़िंदगियाँ तबाह करके रख दी हैं। इन्हें भी तो सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा के मुस्तहिक है मिनाल, और मैं इन्हें इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे इन तक लेकर जाओगी, चाहे वो पाकिस्तान है या बाहर। इनसे रब्ता करना अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम मुझे गाइड करोगी, नहीं तो मैं कानून के जरिए इन तक पहुँच जाऊँगा। वो भी अपने हिस्से की सज़ा काटेंगी, तब इन्हें किसी की तकलीफ़ का पता चलेगा। इस तरह तो वो और भी कितनी ज़िंदगियों को ख़राब करेंगी। तो मेरा साथ दोगी ना? वो पीछे होता उठ बैठा, लेकिन झुककर अपने हिसार कायम रखा था। वो सदमे की कैफियत में गिरा इसके दिल से अनजान कह रहा था, जिसका दिल माँ की जिक्र और फिर से इनके बुरे काम सुनकर खून के आंसू रोया था। 3 महीने से आंसू बागी हो गए थे। वो दिल ही दिल में ये गम रख कर घुट रही थी। हसनाल अम्मी, ये कहते थोड़ी छुटती इसने हिचकी ली और शिद्दत से इसके सीने से लगती। इतने इर्से बाद इसके दिल से लगते वो इसके दिल को बड़ी शिद्दत से धड़का गई थी। मिनाल का एहसास इसके गिर्द बहुत सख्त था, जैसे वैसे छोड़ कर ना चला जाए। वो इसके गर्दन में सर दिए माँ की मौत का गबार निकाल रही थी। वो तकरीबन 10 मिनट इसके गले से लगी रोती जैसे माँ की मौत आज हुई हो। हसनाल इसके हिचकोले खाते वजूद को समेटता रहा। वो टूट टूट कर बिखर रही थी और वो संभालते संभालते ना थक रहा था। इसने इसे अलायदगी से आहिस्ता किया था, जो इससे अपने ऊपर गुजरी दास्तान सुना रही थी कि कैसे इसकी माँ बीमार रही, इनकी कंडीशन कैसी रही थी, और वो साकित सा सुनता इसे थपकता रहा था। पता है, जिस दिन हसनाल को गोली लगी, इस दिन मैं तुम्हारी बातों की वजह से टूट कर रह गई थी। तुम्हारी अन्ना ने मुझे अंदर तक मार डाला। तुमने दिमाग से नहीं, नाक से फैसला किया। अपनी नाक अजीज हो गई थी तुम्हें। मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर ना घेरा खींची थी ना, फंदा निकाला जिससे मेरी सांसें चलना भी महाल होगी, और उन्होंने रुकना भी गुनाह समझ लिया था। गिरा खींच जाते, कम से कम मुझे मौत तो आ जाती। और मैंने अपने गुनाह का बहुत बड़ा कफ़ारा अदा किया है हसनाल। वो बहुत दुख से दर्द बता रही थी। मुझे हैरत हो रही है मिनाल कि तुमने इनके लिए खुद को फना कर लिया। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ठीक हो के तुम्हारे साथ पागलों वाला सलूक करती रही, और मैं सोच रहा हूँ कि पागल होकर उन्होंने तुम्हारे साथ सलूक किया होगा, मगर फिर भी तुम पागल जो इनके लिए इतना ख्वार होती रही। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में रखता, इसकी सूजी आंखों पर लब रखता पीछे होता इसे अपने साथ लगा गया था। एक दफ़ा मैंने एक इस्लामिक बुक में पढ़ा था, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मुलाकात का जिक्र था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने जाते थे, एक दफ़ा उन्होंने अर्ज़ की, ए दो जहानों के रब, कि तुझे मुझसे भी ज़्यादा कोई प्यारा है? तेरा मेरे अलावा भी कोई दोस्त है? तो गैब से आवाज़ आई, मूसा कि फ़लाँ बस्ती में चले जाओ। वो छोटी सी बस्ती है, इस बस्ती के पहले घर का दरवाज़ा खटखटा लेना। इस घर में एक शख्स है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरा महबूब तरीन शख्स है।
मैं इसकी शायरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। गीबी आवाज़ पर सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती की तरफ निकल गए थे। वो इस बस्ती के करीब थके थके से पहुँचे और लोगों से पूछते पूछते वो इस शख्स के घर में पहुँचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये एक वर्ड है, एक जानवर है। आई थिंक हमने सुना था कि ये मतलब इसको कहना गुनाह होता है, तो इसलिए हमने कही। एक शख्स जोड़े को चारा डाल रहा था। वो इस जोड़े को चारा डाल रहा था और प्यार से कभी एक को थपकी देता, कभी दूसरे के सर को सहला रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर खड़े खुले दरवाजे से ये माजरा देखकर हैरान परेशान हो गए। वो सोच में पड़ गए कि जिस चीज़ का नाम तक लेने से ज़ुबान नापाक हो जाती है वो इस शख्स ने घर में पाल रखे थे, और ये शख्स अल्लाह को प्यारा कैसे हो सकता है। ठीक है, एक जानवर का नाम है और ज़ुबान नापाक हो जाती है उसको लेते। आप लोग मुसलमान हैं, मतलब जो मुसलमान सुन रहे हैं और जो इंडिया से सुन रहे हैं तो वो भी सुन ले, इसलिए हमने नाम नहीं लिया, आप खुद पढ़ सकते हैं प्लीज़। उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी और वो शख्स इन तक आया था। हज़रत मूसा गुस्से से इनसे सवाल जवाब करने लग पड़े तो इस शख्स का जवाब सुनकर वो इनकी आंखों से आंसू आ गए थे। इस शख्स का जवाब ये था कि ये मेरे माँ बाप हैं। सख्त गुनाह की वजह से इन पर यह अजाब नाजिल हुआ है और अजाब इलाही की वजह से नापाक जानवर बन गए हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे तो माँ बाप हैं, इनको भूखा कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे तो पैदा किया है, पाला है। अगर ये गुनाहगार थे तो इनके गुनाहों का हिसाब तो अल्लाह लेगा। मैं कौन होता हूँ इनसे हिसाब करने वाला, इनसे रिज़्क़ छीनने वाला, इनको भूखा मारने वाला। और औलाद के भी तो फ़राइज़ होते हैं, मैं तो औलाद होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। इस शख्स का जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पाँव तले से ज़मीन से रखे। उन्होंने इस शख्स से माफ़ी मांगी और नादम होते इस बस्ती से निकल गए। वापसी पे वो अपने रब से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने जो अल्लाह के बारे में अंदाज़े लगाए इन पर शर्मिंदा थे। अल्लाह तो दिलों के हाल जान लेता है। वो अल्लाह की मसलियत नहीं जान सके थे, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होती है। इंसान बेशक जितना भी अक्लमंद हो, अल्लाह की मसलियत नहीं समझ सकता। वो शर्मिंदा हुए थे। जो वो शख्स अल्लाह का महबूब था तो मैं नहीं हो सकती। और हसनाल, क्या पता अल्लाह मुझे माँ की खिदमत की बदौलत बख्श दें। मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं अच्छी इंसान भी नहीं बन पाई, मगर अब मुतमईन हूँ कि चलो अब सबका हिसाब मुझसे बराबर हो गया है। वो अपने कांपते हाथ इसके बेड पर रखती अपना दर्द सुना रही थी। पता है, आपकी सच्चाई जानने के बाद मैंने आपको बहुत बुरा समझा। दिल के आपको तलाक दे दूं या फिर आपको मार दूं या खुद को ख़त्म कर लूं। जिस रात आपकी सच्चाई जाने के आपने शनाल के साथ बहुत बुरा किया, इस दिन आपको चेहरा बहुत करेहा लगा। इस रात में बहुत अजियत में रहा। मुझे पता लगा कि आप बहुत बुरी हैं। फिर आपके किरदार पर कीचड़ उछाल के पुरसुकून करता। आपसे मोहब्बत शादी के बाद हुई, इससे शायद मोहब्बत कहूँ या ईमानदारी, लेकिन फिर आपका मुस्कुराना शर्माना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन भाई की तबीयत जिस दिन खराब थी, इस दिन मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता था। मुझे पता था आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी गुस्से में बातें सुना दी आपको। मगर फिर आपका बुझता चेहरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं तसल्ली देना चाहता था, दिल बहुत चाहा कि आपको सीने से लगाकर आपके माथे को अपने लबों से मुहत्तर करके सारी बेरौनकी ख़त्म करके जाऊँ, मगर अना, हाय ये ना। इसने गहरा सांस लिया, फिर इसके हाथों की उंगलियों को चूम लिया था। आपने सही कहा कि वाकई मैंने इस अना में ना सिर्फ आपकी बल्कि अपनी चलती सांसें भी बंद कर ली। ये अना बहुत जालिम चीज़ है। ये तबाह नहीं करती बल्कि बंदे को कब्र में उतार देती है। अनाओं के परचम बुलंद हो जाएं तो सर झुक जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आप टूट गई हैं, बिखर गई हैं, लेकिन आपने इस सफ़र में अपने रब को पा लिया है। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। पता है, जब लोहा शीशे को तोड़ता है तो इसे दोबारा एक कारामद एशिया में ढालता है, इसे नया और खूबसूरत नक्शो नगार देता है। शीशे का वो टूटने का मरहला बहुत अजीब होता है, लेकिन जब वो खूबसूरत बनता है तो फिर लोग सताइश से देखते हैं कि बनाने वाले ने तो कमाल कर दिया। इसे शीशे पे जो ज़रबे लगती हैं, ये वो शीशा ही जानता है कि वो कैसे दोबारा बनाया गया है। वो उस बंदे को पैदा तो एक ही बार करता है, लेकिन वो इंसान को बनाता बार बार है। मोबाइल में अगर वायरस आ जाए ना तो हम रीसेट करते हैं कि हमारा मोबाइल ठीक रहे। इसी तरह जब अल्लाह के बंदे के दिल में वायरस आ जाए ना तो वो रब गम से जोड़कर इस बंदे को रीसेट करता है। मेरे अमल से, लोगों के अमल से तुम नई और टूट कर बनी हो। मिनाल, जितना वक्त तुम्हें तोड़ा है इतना ही तुम्हारे रब ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तुम्हारे ये टूटने का मरहला जितना तकलीफ़दायक था, लेकिन इससे इसे बनाने वाले ने तो तकलीफ पहले ही बहुत खूबसूरत बनाई थी। लेकिन इस अजीम रब ने फिर तुम्हें समझने की आँख अता की है, जो हर किसी की नहीं होती। तुम्हारे रब ने तुम्हें सबकी नज़र में मोतबर किया है। तुम मेरी नज़रों में सरबुलंद हो गई हो, बुरे बालों वाली बिल्ली। वो इसे आप और तुमसे नवास्ता आसमान पर बिठा गया था। पता है, तुम मेरी ज़िंदगी का वो हसीन ख्वाब हो जिसमें बार बार देखना पसंद करूँगा, जो एक दफ़ा आया तो मेरी आंखें खोना नहीं चाहूँगा।
ओजे कामलियत की बुलंदियों को छू गई हो मिनाल, ये कहते हुए झुक कर वो इसके दिल के मुकाम पर लब रखता, इसकी साखत धड़कनों में तलातम मचा गया था। आज पूरे 7 माह बाद इसका ये लिमस इसको लड़ने पर मजबूर कर गया था। हसनाल, इसने पुकारा और इसके सर पर हाथ रखा अपनी धड़कनों पर। इस शख्स का पाकीज़ा लिमस, वो बुरी तरह घबरा गई थी। इसका सांस बंद होने लगा। वो पीछे नहीं हट रहा था, इसका चेहरा बुलिश करने लग पड़ा था। हसनाल ने पीछे होकर इसके चेहरे की लाली देखी तो एक तिलिस्म ज़दा मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई थी। हाय हाय, ब्लश कर रही हैं आप। हसनाल बख्त ने इसके गाल के साथ अपना गाल रब किए थे तो वो अपने गाल से इसके गाल हटाते इसकी हल्की बड़ी बेड पर लब रख गई थी। वो कितनी देर इसे महसूस करती रही थी। इस शख्स की गुफ्तगू, इसके समझाने का अंदाज से वो तो जैसे इसकी असीर हो गई थी। मैंने तहज्जुद आपके साथ अदा करनी है, इसलिए कि मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, लेकिन अभी तो 12 बचे हैं। वो इसका सर अपने कंधे पर रखते इसके हाथों में हाथ फंसाता हुआ बोला था। हसनाल, वो जो इसको खामोश बैठा महसूस कर रहा था, इसकी हल्की सी आवाज़ सुनी थी। जी सदके, वो फिट से बोला था। आज अगर मैं तुम्हारे साथ ना आती, मतलब मैं तुम्हें छोड़कर फिर से बख्ती अम्मा के साथ चली जाती, फिर तुम क्या करते? मिनाल ने इसके कंधे पर नाक रगड़ते मासूम से लहजे में सवाल किया था, जो फ़ोन पर किसी दोस्त को टाइपिंग कर रहा था और इसके मासूम सा सवाल सुनकर मुस्कुराया था। तो मैं शुक्राने की नफरत अदा करके दूसरी शादी कर लेता, और मैंने क्या करना था? वो मसनूई गम से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की खातिर बोला, जब मिनाल के नाजुक हाथों का मुक्का इसकी गर्दन पर बड़ा सख्त लगा था। मुक्के के साथ ही मिनाल की हल्की मधुर सी हंसी की आवाज़ आई थी। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर दूसरी शादी का सोचा भी तो। अपनी झांसी की रानी को इतने अच्छे मूड में आता देखकर इसने रब का शुक्र अदा किया था कि वो आखिरकार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कामयाब हो गया था। मिनाल पुरसुकून होकर ईजी होकर लेटी। इसने हसनाल के गिर्द बाजू बांधे और तकरीबन लेटती इसके सीने पर सर रखकर मानो और बख्ती अम्मा के मुतालिक सुनाने लगी थी। वो मानो का बताती रही और मुस्कुराती रही। आखिर हसनाल की कुर्बत में इसे बातें करते करते वो सो गई थी। हसनाल ने झुककर इसके माथे पर लब रखे थे। आज इसने सारी रात इसे देखकर गुजारनी थी। इसे पता था कि मिनाल बहुत कुछ सह आई थी, इसकी छोटी इस पर गिरा गुजरी थी, लेकिन वो मिनाल तो जैसे मर गई थी। ये मिनाल बहुत अच्छी थी। एक ठोकर इसकी चाल सीधी हो गई थी। शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शम्मा परवाने को जलना सिखा देती है। गिरने वाले को तकलीफ़ तो होती है, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखा देती है। वाकई, और ये हमने पहले भी किसी नावल में रीड किया है। हसनाल इसको देखकर अपने आने वाला आई थिंक कल को सोचने लगा, मगर कल भी कभी आई, कल देखता कौन है। बाबा, ये ले लें चाचू की सारी प्रॉपर्टी के कागजात। ये मिनाल और हसनाल के नाम आधी आधी है, आप इनके सिग्नेचर्स करवा दीजिएगा। मैं खुद ये काम कर लेता, लेकिन रात को जॉब पर जाना है, फिर मैं फ़्लैट पे रहूँगा। तलहा एंड सेनिस कंपनी के साथ मीटिंग है मेरी, इसके बाद शायद वो भी दिन लग जाए, केस भी है, शायद मंथ भी लग सकता है। वो संजीदगी से कहता सब कोई गा कर रहा था। इसकी बात सुनते हसनाल की जान मुट्ठी में आ गई थी। वो सोचती रह गई कि वो इसके बगैर इतने दिन कैसे रहेगी। वो उदासी से इसकी तरफ देखने लग पड़ी कि वो इसकी तरफ देखेगा, लेकिन इसका सारा ध्यान बाबा को समझाने पर था। वो उदास उदास नज़रों से इसे देखती रही थी। ओके बाबा, मैं चलता हूँ। इशू, मेरा सूटकेस तैयार कर देना, मुझे रात को निकलना है। वो इसके सते चेहरे को देखकर भी नज़रअंदाज करता निकल गया था, जबकि हसनाल ने इसके पीछे जाना चाहा, मगर फिर सारों की मौजूदगी में बेदिली से खाना खाने लगी थी। वो ज़रूरी प्रेजेंटेशन बनाता रहा, फिर नेट ऑन करके आगे फॉरवर्ड किया था। वो जल्दी से उठा था क्योंकि इसने फिर हैदराबाद के लिए निकलना था, इसलिए सोचा कि वो तकरीबन 8 बजे तक निकल जाएगा, इसलिए बाहर निकला था। वो घर के लिए निकल गया था। वो जितना जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर हो रही थी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी फंसी हुई थी। जब इसने एक 10 साल बच्चे को देखा जिसने गजरे उठा रखे थे। गजरों को देखकर एकदम से इसकी निगाहों में हसनाल का खफा खफा चेहरा घूमा था। छोटू, इसने शीशा नीचे किया और इसे पुकारा था। जी साहब। वो बच्चा करीब आके इसके पास खड़ा हो गया था। ये कितने के हैं? इसने पूछा। वो इसे बहुत पसंद आ रहे थे। सर 50 रुपये की जोड़ी है, इस बच्चे ने सादगी से जवाब दिया था। हसनाल ने अपनी पॉकेट से 500 का नोट दिया और वो गजरे ले लिए थे। साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है, इस बच्चे ने वापस देने चाहे थे। ये मेरी मोहब्बत के आगे बहुत कम है, और आज तो वैसे भी नाराज़ ही होगी। वो ये कहता सिर्फ मुस्कुराया और इसका गाल थपथपाता विंडो के शीशे ऊपर कर लिए। तब तक ट्रैफिक पे सिग्नल देखता गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वो घर पहुंचा तो सब खा रहे थे। वो सब हसनाल को कोई बात समझा रहे थे। आगाजान और मिनाल नहीं थे, बाकी सब वहीं थे। वो इनके साथ चेयर खिसका कर बैठा था जहां हसनाल की अच्छी सी धुलाई हो रही थी। हमीना बेगम बहुत गुस्से से हसनाल को समझा रही थी, अम्मी क्यों इसको डांट रही हैं, बेचारे को पहली बीवी से दूर रहा है। और हसनाल ने हंसकर इसको बचाना चाहा था।
तो क्यों ना डांटूँ। ये ना मिनाल को बातें सुनाता और ना वो हमें छोड़ कर जाती। समीना भी इसी वजह से मिनाल को ले गई थी। मेरी बहन भी मुझसे दूर हो गई है। तमीना बेगम बहुत ज़्यादा खफा हो रही थी। तो आपको नहीं पता उन्होंने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया? कभी सोचा है आपने? पहले उन्होंने मेरे साथ जो किया है वो आप भूल गई हैं। सॉरी अम्मी, लेकिन वो आपकी बहन है तो हम आपके बेटे हैं। आप फिर भी इनको डिफेंड करती हैं। आपको नहीं पता उन्होंने शनाल को लेकर इतनी गलतफहमी डाली है। शनाल वाज़ेह लफ्ज़ों में माँ से मुखातिब हुआ था। इसके आगे खाना रखते शनाल इन सब की बहस सुनती रही थी मगर खामोश रही। तो तुम्हारी अपनी आंखें नहीं थी? वो गुनाहगार थी तो तुम भी दूध के दूल्हे नहीं हो। जो सब कुछ तुमने शनाल के साथ किया है सब कुछ इल्म है मुझे। मैं अगर बोलती नहीं तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं गूंगी या अंधी हूँ। मुझे सब पता है जो तुमने इस मासूम के साथ किया है। उन्होंने शनाल को इशारा किया था। इनकी बात सुनकर शनाल का चेहरा ज़बरदस्त से लाल हुआ। ये ताना सीधे इसके दिल पर लगा था। इसकी माँ को इसको माँ की बात सुनकर इतनी तकलीफ़ हुई वो बयान नहीं कर सकता था। इसने एक नज़र शनाल पर डाली। इसकी तरफ देखकर शनाल को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। चेयर धकेलता उठ खड़ा हुआ और तनफन करता खड़ा होता निकल गया। शनाल इसका लाल चेहरा देखकर सहम कर रह गई थी। इसे पता था कि वो इसे कसूरवार समझ रहा है। वो जल्दी से निकली कि वो इसे गलत ना समझ ले। वो इसके पीछे लपकी थी। सुपरमैन बात सुने प्लीज़, मेरी बात सुने प्लीज़। वो इसके दरवाज़ा बंद करने से धकेलती अपनी सफाई देने की खातर आगे बढ़ी थी। क्या सुनूं? सब कुछ तो सुन लिया है। वो अलमारी से सूट निकालने लगा। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं कहा। मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे ऐसी बात क्यों की थी। हाय, तो फिर इन्हें इल्हाम हुआ है? वो तलखी से मुड़कर ये कहते हुए फिर से मसरूफ़ हुआ था। सच्ची मैंने खाला को कुछ नहीं बताया सुपरमैन। वो इसके करीब गई और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, मैं बेशक दोबारा सोने का भी बनकर आ जाऊँ ना शनाल हकम वक्त, तो तुम कहीं ना कहीं अपनी माजी को घसीट कर मेरे सामने खड़ा कर दोगी। आज जो सुनकर आया हूँ मैं समझ गया है ये बात। इस अमल से तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता मैं ज़रूर ज़ख्मी हो गया हूँ। तुमने कहा था कि अब हम माजी का जिक्र नहीं करेंगे। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि औरत वाकई अपने ज़ख्मों को नहीं भूलती, फिर चाहे मर्द दूध का धुला भी क्यों ना हो जाए। लेकिन औरत इसे पिछले गुनाह याद करवा देती है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन शनाल ये मैं न जाने कितनी दफ़ा सुन चुका हूँ। मैं टूट जाता हूँ, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। पर खैर छोड़ो इन बातों को। मैं आज जा रहा हूँ, फिर शायद वापसी भी महीने बाद हो। ये कहता सूटकेस उठाकर जाने लगा। जब रोशनाल इसके पास इसके जाने का सुनकर कमरे से निकल गई थी। रोशनाल गहरी सांस भरता कमरे से सूटकेस उठाकर निकलता नीचे आया और रिजलत में गाड़ी में बैठा था। वो जैसे ही बैठा इसका ध्यान दूसरी सीट पर गया जहाँ सर टुकाए वो बड़ी मासूमियत से टिक रही थी। अशनाल ये क्या ड्रामा है? वो सख्ती और कड़े तेवर से कहता डैशबोर्ड पर हाथ मार गया था। मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है। वो ज़िद्दी हो गई थी जैसे इसके तासरात से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। अशनाल उतर के कमरे में जाओ, मज़ीद तमाशा मत बनाओ मेरा। रोशनाल इसकी ज़िद से गुस्सा आया था। मुझे नहीं पता, मैंने आपके साथ जाना है। मैंने सूट भी पैक कर दिए थे सुबह के। मैं आपके साथ जाऊंगी सुपरमैन। अगर आपने मुझसे कहा तो मैं चली जाऊंगी, मगर फिर मैं कोई चीज़ खा लूँगी। आप मेरा मुंह भी देखने मत आइएगा। महीना छोड़कर साल बाद आ जाइएगा, लेकिन मैं वसीयतनामे में लिख कर जाऊंगी मेरे शौहर को वीडियो कॉल पर भी मेरी शक्ल देखने की इजाज़त नहीं है। रोशनाल ने मासूमियत से आंखें पटपटाते कहा था। वो ऐसे कह रही थी जैसे इसके कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया गया हो। इसकी बात सुनकर रोशनाल का दिल क्या वो अपना माथा पीट ले। वो इस इमोशनल ब्लैकमेलर को देखता रह गया जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था। वो उल्टा इस फसाद की जड़ को ही साथ लेकर गया था। इसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की, जबकि रोशनाल इसी में खुश होगी कि वो कम से कम इसे साथ ले जाने पर तो राज़ी हो गया था। इन दोनों को यहाँ एक हफ्ता से ज़्यादा अरसा हो गया था। वो रात को खामोशी से इसके साथ खाना खा लेता था, मगर बातचीत तकरीबन ना होने के बराबर थी। वो जिद लगाकर इसके साथ तो आ चुकी थी, मगर अब वो बहुत उदास रहने लगी थी। वो कोई बात करने की कोशिश करती तो आगे से इसका लहजा सर्द हो जाता। वो कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचती थी। वो फिर से अजनबी बन गया था। वही रोशनाल जो इसके साथ पहले जैसा ताल्लुक सा था, इसकी बात तक नहीं सुनता। शायद बड़ी अम्मी की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। लेकिन आज वो सही शाम का वक्त था। रोशनाल को इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि वो आज से हर हाल में मना लेगी। नाराज़गी होती है, मगर इतनी भी क्या नाराज़गी कि वो इसकी बात सुनने तक का रवादार नहीं था। आज सारा आई हुई थी। उसने तो जैसे ही पता चला वो पहुंच गई थी मिलने के लिए। वो अशनाल का दिमाग ठिकाने के लिए आई थी कि वो खुद क्यों नहीं इसे मिलने आई। अशनाल इसको डिनर पे बुलाने का सोच रही थी, लेकिन सारा ने खुद इसे इनवाइट किया था। वो अपने हस्बैंड साथ के साथ आई और वो खुसूसन अशनाल को भी कह कर गए थे। और अशनाल ऑफिस जाने से पहले कह दिया था कि तैयार रहना, हम शाम तक चलेंगे। तो अशनाल ने इसे कहा था वो तैयार रहना और इसके लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर बैठ गई थी। तकरीबन इससे कोई ख़ास नहीं थी, तैयारी कोई ख़ास नहीं थी, बस वो खुद मुतमईन थी। सर पर शाल किए वो मुतमईन सी लाउंज में बैठ गई थी कि वो आए तो वो इससे किसी बात का बहाना ना मिला। वो कुछ देर बेजारी से फिरती रही, फिर जाकर खिड़की के पास खड़ी होगी। मौसम को देखा तो इसके वीरान दिल पर फवार पड़ी थी। ठंडी ठंडी हवा, शाम का गुरूब होता सूरज पर गहरे बादल साया भगन हो रहे थे। नीचे मैदान में छोटे छोटे बच्चियों को देखती
जो बारिश होने के डर से घरों में भाग रहे थे। हल्की बारिश की किनमिन हो रही थी, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें इस पर गिरी तो वो अच्छी खासी भीग चुकी थी। मगर इस बारिश की दीवानी को तो वो परवाह नहीं थी। बारिश इसी तरह ज़ोरों शोर से होती रही और वह ऐसे ही खड़ी रही थी। वो अच्छी खासी देर बारिश में रही। अब हवा के ठंडे झोंकों से वो कपकपा कर रह गई थी। वो बहुत वक्त गुजरने के बावजूद भी इसका इंतजार करने लगी थी। रोशनाल अपने ऑफिस में काम निपटाता रहा और कुछ देर बैठा रहा कि बारिश जब तक रुकती नहीं है तब तक वो नहीं निकलेगा। लेकिन फिर अशनाल का सोचकर निकल आया था। जब वो फ्लैट पर पहुंचा, बारिश और तेज हो गई थी। वो जब तक गाड़ी से निकला, लॉक खोलने पर वो अच्छा खासा भीग गया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं था। पूरे लाउंज कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। इसने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की तो वो तब तक खिड़की से हटती हाल में आ चुके थे। रोशनाल ने हाल की लाइट ऑन की तो अशनाल का भीगा सरापा और मुकम्मल हुस्न देखकर वो ठिठक गया था। वो संजीदा सा चलता इसके मुकाबले आकर खड़ा हुआ। धुले धुलाया मुंह, बिना किसी मेकअप या आराइश के भी वो इसके मजबूत हिसाब को झंझोड़ कर रख गई थी। इसका ये रूप इसके होश भुला गया था। रात की खामोशी और बारिश की ताल मचाती बूंदों ने इसके संजीदा सापरे खुशगवार सा तासर पैदा किया था। अशनाल ने इसकी आंखों में पुराने पहचान के रंग देखकर इसके पास से होकर गुजरना चाहा। जब इसने हाथ बढ़ाकर मजबूती और संजीदे तासरात से अपने हाथों को इसके कंधे पर जमाकर इसे वहीं फ्रीज कर दिया था। इसकी आंखों के बदलते रंग देखकर इसका दिल उछल उछल कर बाहर आने लगा था। इसके बदलते रंगों से खाइफ होकर वो अपनी निगाहें झुका गई थी। इसकी पलकें थरथराने लगी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो निगाहें उठाकर देख ले। वो तो हर रूप में ही इसकी जान निकालने का फनकता था। पलकों के साथ ही लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। माहौल में एक सहर सा पैदा हो गया था। वो छुई मुई सी लड़की थी और वो शख्स इसके इस अंदाज को देखकर बेखुदी के आलम में था। इसके घटावदार लब इसके दिल को जकड़ रहे थे। इसको ऐसा लगा कि अशनाल वक्त जैसे कोई खूबसूरत तराशा हुआ मुजस्समा हो और वो बुरी तरह इसे अपने आप में जकड़ रही थी। रोशनाल ने आहिस्तगी से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और इस नाजुक लड़की को देखने लगा था। अशनाल बुरी तरह कांप कर रह गई थी। एक तो सर्द मौसम, दूसरा इस शख्स की गुर्बत। दर दर करते दिल और जज्बों की आवाज़ से घबराती वो आंखें बंद कर गई थी। इसकी बंद आंखों को देखकर ही रोशनाल का ज़बर टूटा था। इसकी नीम मूंदी आंखों को देखकर वो इसके याकूती लबों पर कोई तिलिस्म जमाता ही जब माँ की आवाज़ कानों पर आ गई। सारा तिलिस्म एक पल में टूटा था। वो होश में आता एकदम पीछे हुआ था और नरमी से इसे एक तरफ किया था। तुमने अपनी कोई तैयारी करनी है तो कर लो, मैं तब तक खुद फ्रेश होता हूँ। अब की बार सख्ती से कहता हुआ इसके पहलू से गुजर गया। अशनाल सोचती रह गई कि इसे भड़कर इसकी क्या तौहीन होनी थी। वो गुस्से से कमरे में आई थी। जो अपने शूज़ उतार रहा था वो इसके पास जाती बेड पर बैठी और गिरबान पकड़ लिया। क्या समझ रखा है आपने मुझे? कब से कह रही हूँ, नहीं बताया मैंने ताई अम्मी को, सुना आपने? रोशनाल इसको शेरनी बना देखकर ठिठक कर रह गया था। फाइनली एपिसोड नंबर 35। अब इसके भी आई थिंक 2 पार्ट हैं। उफ, क्या समझ रखा है आपने मुझे? कब से कह रही हूँ, नहीं बताया मैंने ताई अम्मी को, सुना आपने? इसने इसके गिरबान को पकड़कर खींचा था। रोशनाल इसको शेरनी बना देखकर ठिठक कर रह गया था। इसने हैरत से अपने गिरबान पर इसके छोटे छोटे हाथ देखे तो इसकी हिम्मत और जुर्रत पर शिद्दत रह गया था। इशू क्या बदतमीजी है ये। इसने अपने गिरबान पर जोरदार खिंचाव महसूस किया तो सच में गुस्सा आया था। इसने अशनाल का हाथ हटाना चाहा मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। बदतमीजी ये नहीं है, बदतमीजी वो है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। अब की बार इसके सीने पर मुक्का मारा था। अच्छा तो क्या बदतमीजी है, ज़रा वजाहत से बताना। वो इसका हाथ पकड़ते सख्ती से बोला, बदतमीजी ये कि बगैर सुने बगैर जज के तस्लीम कर लेते हैं गलती मेरी है, मेरी एक नहीं सुनते। जब आपका दिल चाहे मुझे मारते हैं, मुझे तंग करते हैं। आपको पता है ना, इश्क करती हूँ आपसे, दीवानी हूँ आपकी, तब भी आपको गुरूर आ जाता है। कदर नहीं है मेरी आपको। जिस दिन आपको ना दुखी ना इस दिन फिर ढूंढते ना दिखी थी, इस दिन फिर ढूंढते रहिएगा। ये कहते हिरनी जैसी नशीली आंखों में नमी चमकी थी। अच्छा कहाँ जाओगी? तैयारी पकड़ो, मैं छोड़ आऊँगा। अब की बार वो गैर मुड़ी जाविये में इसके चेहरे को अजीब दीवानगी के आलम में देखते हुए मज़ाहिया सा बोला। सारा गुस्सा कहीं दूर जाकर सोया था। इसके बाल इसके चेहरे से चिपके बाल वो होश खोने लगा था। ऊपर से इसका पहली दफ़ा मोहब्बत का खूबसूरत एहसास वो बेख्तियार होने लगा था। है तैयारी क्यों पकड़ूं, मैं किधर जा रही हूँ? इसकी नशीली आंखें मजीद फैल गई थी। खुद ही तो कह रही थी। इसकी फैली हुई आंखें देखकर रोशनाल के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान ने हाथा किया था। मैं नहीं, आप तैयारी पकड़े। इस दफ़ा मैं खुद आपको धक्के मार कर निकालूंगी। हर बार मैं मासूम ही क्यों? मैं तो इसलिए कह रही थी, जब सड़कों पर बैठेंगे, कपड़े प्रेस नहीं मिलेंगे, शूज़ पॉलिश नहीं मिलेंगे, नाश्ता और डिनर नहीं मिलेंगे, फिर मैं आपको बहुत याद आऊँगी। वो इसके सीने पर उंगली बजाती इतनी कॉन्फिडेंस से बोली कि रोशनाल का गुस्सा बहा बनकर उड़ा। वो इसकी बहादुरी पर अशश कर उठा था। इसे दाह देने को दिल किया था। वो पहली दफ़ा जंगी दियारा अपने हक में बोलती हुई दिल के करीब लगी थी। शर्म तो नहीं आएगी तुम्हें लड़की, शोहर को घर से बाहर निकालते हुए? वो नफ़ी में सर हिलाते इसके मनमोहने को से चेहरे तो लिखा ही नहीं, चेहरे को दिल में उतारता मसनूई गम से बोला था, बहुत कर ली मैंने शर्म, अब और नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया आपको बर्दाश्त करते हुए, अब भी शर्म करूं तो तफ़ है मुझ पर।
मुकम्मल तौर पर अपना गुस्सा निकाली थी। वाकई मेरी सोचम बहुत बेशर्म है। वो इसके हाथ को पकड़ता सवालिया अंदाज में कहता, बेड पर फेंका और इसके ऊपर साया फगन हुआ था। अर्शनाल को तो समझ ही नहीं है ये इसके साथ अचानक क्या हो गया। सूरत हाल कुछ यूँ थी कि वो इसके ऊपर था और वो नीचे दबी हुई थी, लेकिन इसको अपने ऊपर झुके देखकर सारी तेज तरारी लम्हे में हवा हुई थी। ये क्या करें आप सुपरमैन? वो मुकम्मल तौर पर घबरा गई थी। पता है मुझे बेशरम लड़कियां जहर लगती हैं, लेकिन हाय बेशरम बीवी का रूप ही निराला है। मोहब्बत होने लगती है। वो इसके सर से शाल को निकाल कर साइड पर रखते बेबाक लहजे में बोला था, पता है वाइफी तुम बहुत हसीन हो और ख़ुद को ढांप कर रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त ढांप के रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और एक और बात, मैं नाराज़ था तो तुमने मुझे बनाया भी नहीं। मेरा गुस्सा तो इसी पल ख़त्म हो गया था जिस लम्हे तुम जिद करके मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। अब की बार इसका दुपट्टा भी हिलायदा किया और उसकी गर्दन पर झुक कर वहाँ पर लब रखे थे। वो एक हफ्ते से इसको इग्नोर कर रहा था। बकूल इसके कुछ तो हक बनता था ना इसका। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रुशनान ने इसके कंधे पर लब रखे तो इसकी मरी मरी सी और घबराई सी आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने सोचा बीवी में से शर्म का पैमाना ख़त्म हो गया है, अब शर्म के कुछ रंगों से रोशनास करवाया जाए। ऊपर उठकर इसके गाल पर लब रखे थे। इसकी रंगत मुकम्मल गुलाबी हो चुकी थी। शुक्र है आप कुछ रंग आया है मेरी कुर्बत का। रुशनाल इसके चेहरे पर लाली देखता बेबाकी से बोला था, ओके। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ इधर। उठे, मेरे ऊपर से सांस बंद हो रही है मेरी। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती गुस्से से बोली, नहीं आज ही तो मेरे काबू में आई हो और अभी कहाँ सांसें बंद की हैं। इब्तदाई इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। डेयर वाइफी। वो इसके बालों को संवारता मुकम्मल घेरे में लिए इसके कटावदार लबों को देखते हुए बाकी की हदों को छूते बोला था। उसने इसके गाल पर जोरदार चुटकी काटी। बहुत जालिम होती जा रही हो तुम। इसने अपने गाल को हाथों से मसला और पीछे हटा। वो जल्दी से इसकी कैद से निकली थी। अपना दुपट्टा उठाकर इसके हाथों को काबू किया और इसके हाथ बांधे थे। रुशनाल खामोशी से इससे अपना हाथ बंधवाता रहा और रुशनाल तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे सारी ताकत इसमें ही हो। और रुशनाल इसकी खुशी देखकर मुस्कुराया था, ये सब इसलिए अब मैं मेकअप करूंगी और आप मुझे तंग नहीं करेंगे। वो खुशी से उतराती बोली और नरमी से इसके गाल पर लब रखे जहाँ चुटकी के निशान भी थे। जबकि रुशनाल इसके लबों की नरमी को महसूस करने लगा। इसकी मासूमियत उम्मीद को सोचकर इसके लबों पर बड़ी मायनी खेस मुस्कुराहट थी। वो खुशी से चलती दूसरे कपड़े लेकर बाथरूम चली गई थी। कुछ देर बाद वो वापस आई तो वो इसकी लाई हुई स्याह मैक्सी में थी। रुशनाल जो बंधे हाथों समेत लेटा अपनी बेबसी ज़ाहिर कर रहा था, हल्के से खंकारा और इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई थी। अब मुँह भी बांधू क्या? वो मुड़कर खुफकी से मुड़ती बोली और दुपट्टा उतार कर सुकून से ब्लशर निकाल कर आईने के सामने ऐसे खड़ी होगी जैसे इसके मुंह हाथ पैर आंखें सब कुछ बांधे हों। रुशनाल इसको सर से लेकर पांव तक देख रहा था, जो शीशे के सामने खड़े होकर चेहरे के जावे बिगाड़ती मुंह पर ब्लशर लगा कर अपने चेहरे का सत्यानाश कर चुकी थी। गाल पिंक और गुलाबी कलर के शेड से वो किसी और दुनिया की आई थी। बासी मालूम हो रही थी। फैले मस्कारे से चेहरा बिगड़ा लग रहा था। कसम से जोजम, सही एलियन का दूसरा आइटम हो तुम। वो बुरी तरह परेशान हुई जब अपने पीछे हंसने की आवाज़ आई। इसने हैरत से मुड़कर देखा तो वो हंसनी जब्त करने के चक्कर में लगा हुआ था। हाय हंस लें, भंगड़े डालें, आप तो मुझे, ये पता नहीं क्या लिखा है, बोजू ऐसे कुछ लिखा है। बने देखकर खुश हो रहे होंगे ना। वो गुस्से के मिले चले तासरात से बोली, जब शोहर के साथ बदसलूकी करोगी तो फिर इस तरह तो होगा ना। इस तरह के कामों में वो की बात मज़े से मगर संजीदा लहजे में बोला, और जो मेरा शोहर कर रहा है मेरे साथ इस तरह हंसते हैं, शोहर तो हेल्प करते हैं बीवियों की। वो मुँह मोड़ती इसको देखती मुँह बसोड़ कर बोली तो रुशनान ने अपने फिर से चेहरे को संजीदा किया था। इससे कोई भेद नहीं था। इस तरह तो कमरे से ही बाहर निकल जाती। तुमने खुद मुझे बांधकर बिल्कुल बेबस कर दिया है वाइफी, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? बस संजीदगी से बोलता आहिस्तगी से बेड से उतरा और ढीली घिरा से हाथ निकल लिए थे। आप हैं ही इसी काबिल। वो खूफी से कहती आईने को देखती, फिर से अपने बिगड़े चेहरे को देखकर मातम कना हुई थी। जाओ मुंह धोकर आओ, मैं खुद ट्राई करता हूँ। वो जो परेशानी से अपने चेहरे को देख रही थी, अपने पीछे इसकी भारी और गंभीर आवाज़ सुनी तो सही मायनों में घबरा गई थी। आपको तो मैं बांध कर आई थी ना, ये किसने खोला? वो इसके हाथों को खुला देखकर गड़बड़ा गई थी। देखो भूलने की बीमारी तो नहीं है, खुद ही खोल कर आई और खुद ही कह रही हो किसने खोला है। रुशनाल वक्त के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। अब भी तो इसने तीर फेंकना था, अपना हिसाब तो निकालना था। मैंने कब खोला? मैं तो यहाँ बैठी हुई थी। ये देखो खुद मेरे हाथों को खोल कर अब मुकर क्यों रही हो सोजम? क्यों, कोई बीमारी ही तो नहीं होगी? रुशनाल का लहजा काबिल इत्मीनान था। आप मखौल कर रहे हैं ना? रुशनाल एकदम से स्टूल से उठी थी और हैरत से पूछा था, लो भला
मैं क्यों मखौल करूँगा, मेरी उम्र है मखौल करने की। तुम जब मेरे पास आई तो तुम्हारे पाँव से छन छन की आवाज़ आ रही थी। रुशनाल चेहरे पर दर्जा संजीदगी के लिए बोला था, हाय अल्लाह, लगता है इनके पास कोई चुड़ैल मेरा रूप लेकर आई थी घुंघरू पहनकर। ताई अम्मी ठीक कहती हैं कि मगरिब के वक्त मुझे अकेले अंधेरे में खड़ा नहीं होना चाहिए था, पर मुझ में आता तो कोई जिन्न आता, लेकिन चुड़ैल तो इनके पास आई है। ये भी तो परफ्यूम लगा कर निकल पड़ते हैं ना, लगता है कोई मेरी शक्ल लेकर आई थी। बड़बड़ा रही थी, इसके लब हिल रहे थे। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि रुशनाल को साफ सुनाई दे रही थी। इसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई थी। क्या हुआ, किन सोचों में गुम होगी, वो ऊंची आवाज़ में बोला था। वो बुरी तरह डर गई थी। हवाओं के होलनाक सनसनाती हुई आवाज़ से इसने आगे पीछे देखा तो इसे वाकई ये वाक़या सच लगने लगा। वो बुरी तरह डर चुकी थी। रुशनाल ने हंसकर इसे देखा जब डर के कमरे को देख रही थी। रुशनाल को मजाक महंगा पड़ गया था। वो जितना भी बहादुर बन लेती, लेकिन अंदर से वैसे ही डरपोक थी, वैसे ही मासूम जो हर चीज़ को सच मान लेती थी। वो खाली खाली नज़रों से देखा था। इसे अपनी गलती का एहसास बुरी तरह हुआ था। इसने तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी। रुशनाल, इसने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा। वो चीख के इसके गले लगी थी। इसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। वो शिद्दत से इसके साथ चिमटी, इसके दिल को धड़का चुकी थी। रुशनाल इसके लड़ते वजूद को देखता रहा। इसने डर से कस के पकड़ लिया था। वो इसकी कंडीशन को समझता बाजू में उठाया, बेड पर ले आया और उसे बिठाया था। सॉरी यार, मैंने मजाक किया था सिर्फ। वो इसकी कमर को थपकता, इसके माथे पर लबरकता वजाहत देता पुरसुकून कर रहा था। मैं खुद ही अपने आप को खोला था, वो तो सिर्फ डराया था तुम्हें। रुशनाल ने सच बताया था। बहुत बहुत बुरे हैं आप, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो। वो बुरी तरह लड़स रही थी। इसके हल्के से मजाक ने इसे मुकम्मल तौर पर लड़जा कर रख दिया था। अब भी डर रही थी। चलो शाबाश, जाओ मुंह धोकर आओ, मैं तैयार करूँगा। वो इसको खुद से अलहदा करता इसके आंसू साफ करते बोला, नहीं आप मेरे साथ चलें, मैं अकेली नहीं जा रही, मुझे डर लगता है। आप अगर मैंने बाहर आकर कहा क्या मेरे पास आए थे तो आपने तो ये कहना कि मैं कब आया था। वो इसे थामता बेसन तक साथ लाया था। इसका चेहरा धुलवाया और टावल से पोंछता बाहर लाया था और इसे स्टूल पर बिठाया था। इसको मेकअप करने का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो इसके साथ बच्चा बना हुआ था। ड्रेसिंग के मुताबिक इसका हल्के से मेकअप किया और फिर मस्कारा लगाकर फूंक मारी तो रुशनाल मुस्कुराई थी। शादी से पहले मर्द समझता है कि वो बहुत तुरम खान है, लेकिन शादी के बाद बंदे की तुरम खानी सारी मिनटों में ज़ाया होती है। छोटे छोटे चौंचले बीवियों के ना उठाए तो वो गुब्बारे जितना मुंह सुजा कर बैठ जाती हैं, और मर्द को ऐसे लगता है जैसे इसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया हो। अब वो इसके सर पर शाल करा रहा था और साथ में अपना दुखड़ा भी रो रहा था। रुशनाल बहुत प्यारी लग रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। वो खुद को शीशे में देखती देखती दिल ही दिल में खुश होती कह गई थी, शुक्र है आधे घंटे की मेहनत के बाद मुझे ये सुनने को तो मिला कि मैं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हूँ। शुक्रिया जोजम, ये आपके आला ज़र्फ़ी है कि आपने मुझे अच्छा समझा। अब मैं तैयार हो लूँ तो फिर चलते हैं। वो ये कहता चला गया। सूट निकालता निकला था। कुछ देर बाद वो आया तो वो आईने में खड़े परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। रुशनाल ने आगे बढ़ इसे खुद घड़ी पहनाई और ऊपर होकर अकीदत से इसकी कशादा पेशानी पर भोसा दिया था। वो जैसा भी था, लेकिन इसका हमसफ़र था और इसे अपना ये खड़ूस और परवाह करने वाला शोहर बहुत पसंद था, जो इसके अलावा किसी को देखता तक नहीं था। वो जब बदगुमान होता तो फिर भी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आती थी। बेशक इसके संग ज़िंदगी हसीन थी। कुछ वर्ड तो हमें खुद से ही पढ़ने पड़ रहे हैं। खैर ओके, इसके बाद इतना टॉपिक ख़त्म, यानी कि ना 100+ पेजेस पढ़े हुए हैं। 100 से ऊपर कोई 140 तक पढ़े हुए हैं, 150 ही लगा लें। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट पार्ट में ना कर लें इसको। आप लोगों को पता है कि हमें दूसरे चैनल के लिए भी ओनर को वीडियो देनी पड़ती है, और इस तरह हम काफ़ी थक जाएंगे। फिर आप लोगों को वीडियो लेट मिलेगी, हमारी तबीयत ख़राब होगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हम पक्का, और इस दफ़ा हम प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। हम अगले दिन ही पार्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसा भी हो, जो मर्ज़ी काम छोड़ना पड़े, हम आपको 10वां पार्ट जो है ना वो अगले दिन अपलोड कर देंगे। तो 10 पार्ट टोटल हो जाएंगे और नावल कंप्लीट। उसके बाद कोई दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर तो हम रेगुलर हो जाएंगे। बस थोड़े से जब भी कोई इशू सोल्व होता है ना तो दूसरा फिर आ जाता है, हेलो बाजी कैसी हो आप, हम आ गए। तो भैया हम क्या खुद को हम कहते हैं, हमारे इशू भी हम ही हो गए आते हैं, इतने ज़्यादा आ जाते हैं इकट्ठे। खैर परेशानी ऐसी ही आती है ज़िंदगी में। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। प्लीज़ हमें कोई बैड कमेंट ना दे प्लीज़। हमने ये भी बहुत मुश्किल से किया है रात को। आप लोग टाइम देख लें, ये रात के 10-22 हो रहे हैं, और ज़्यादा करने की वजह से हमें थकान हो सकती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। वैसे भी रिस्पॉन्स बहुत लो चला गया है, मतलब
पहली स्टार्टिंग से कुछ पार्ट में ठीक था और फिर लो हो गया। खैर इसको भी ठीक करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ बैड कमेंट मत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।